हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक के। तो इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मैं बना नहीं पाया, एक्चुअली टाइम कम था, तो इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन देखना और जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ वो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, देखो। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स दैट वैलेंस सेल ऑफ द वैलेंस सेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट। ठीक है, तो ये इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स, NH2 का पार्टिसिपेट ना करना, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप समझते हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो लोअर जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे नॉर्मली जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, वो +2 में ज्यादा चेंज हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब 2 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, और उसी के एग्जांपल्स भी हमको दे रखे हैं। तो देखो एक सेकंड, ऑप्शंस भी मतलब उसी दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ो। देखो पहला ऑप्शन है SN2 इज ऑक्सीडाइजिंग वेल Pb+4 इज रिड्यूसिंग। तो देखो मैं पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे रख रखी है, तो देखो SN कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, टिन यहाँ पे, कार्बन सिलिकॉन जेलेडियम, फिर उसके बाद टिन। ठीक है, और Pb वहां के नीचे है। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का होता मतलब इनर पेयर इफेक्ट होता है, वो एक्चुअली हमारा जो फिफ्थ पीरियड है उसी में नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी में आप नहीं लगाएंगे। तो जो पीबी होता है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है। अब देखो कार्बन में नॉर्मली +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एलिमेंट का होता है। ठीक है, लेकिन पीबी भी +4 में होना चाहिए था, लेकिन वो +2 में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होने लगेगा, है ना, मतलब स्टेबल होने लगेगा, +2 में ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। तो Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा, Pb+4 अगर आपने बनाया है कहीं पे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Pb+2 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Pb+4 इज रिड्यूसिंग। तो Pb+4 जो है वो Pb+2 में चेंज हुआ है, यानी इस ये खुद रिड्यूस हुआ है। अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि रिड्यूसिंग की तरह। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा आप देखो, डी ऑप्शन है, SN+2 इज रिड्यूसिंग वाइज Pb+2 इज ऑक्सीडाइजिंग, यही ऑप्शन सही होगा। SN जो है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम स्टेबल होगी, +4 ज्यादा स्टेबल होगी। तो SN+2 नॉर्मली क्या है, वो SN+4 में जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद एसएन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, नीट 2017 का काफी अच्छा क्वेश्चन। सेकंड देखो, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। तो बोरिक एसिड जो होता है H, देखो इसका मतलब आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। H3BO3 ऐसे लिखते हैं हम इसको, या फिर HBO3 का होल, सॉरी, BOH का होल थ्राइस भी लिखते हैं, बी ओ एच का होल थ्राइस। अब नॉर्मली आदमी ओ एच देखता है तो सोचता है ये बेस है, लेकिन ये एक्चुअली एसिड होता है। और ये एसिड एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी एसिड वाली क्यों आती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन अच्छा है ये। इसमें क्या होता है, बोरिक एसिड जब इसको पानी में आप डालते हैं, जैसे हमारे पास H3BO3 है, इसको आपने वाटर में डाल दिया, एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको आपने वाटर में डाल दिया, तो ये क्या करता है, एक जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब वाटर से एक प्रोटॉन को ले लेता है, और ये बना देता है बी, मतलब ओ एच को, है ना, एच वाटर जो है H+OH- को तोड़ देता है, ओ एच माइनस जाके H3BO3 के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बी, जहाँ पे OH3 था, यहाँ पे ओ एच का होल 4 हो जाता है। ठीक है, और इस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव का, साथ में H+ निकलता है। तो देखो जब भी हम बोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो H+ निकल जाता है, लेकिन H+ निकला कहाँ से है, पानी से निकला है ना। ध्यान देना कि ये H+ कहाँ से निकला है, पानी की वजह से निकला है, बोरिक एसिड में से नहीं निकला है। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी चीज को एसिड पानी में डालते हैं और उससे H+ मिल जाए हमें, तो हम उसको एसिड कहते हैं, तो इसी वजह से इसको एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड एक क्या है, बोरिक एसिड एक एसिड है, क्योंकि ए ऑप्शन देखो, कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ आयन, तो नहीं, इसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयन तो नहीं है, खुद का H+ इसके पास है ही नहीं, है ना, देने के लिए। बी ऑप्शन देखो, गिव्स अप अ प्रोटॉन, इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकलता है, हाँ ये तो सही बात है ना, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखो, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, हाँ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका, है ना। सी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि OH- जो है ये एक्सेप्ट करता है वाटर से, जिसके वजह से प्रोटॉन निकलता है ना। इसका खुद के पास, इसका पास खुद का प्रोटॉन नहीं था, इसने OH- वाटर से रिलीज किया, और वाटर का H+ जो बचा वही प्रोटॉन हमें मिल गया। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, AlF3 इज soluble in HF only in presence of KF, it is due to formation of। अब देखो हमने एक मान लेते हैं ऐसे बीकर ले लिया है, इस बीकर में हमने AlF3 ऐसे भर दिया है। ठीक है, और AlF3 में हम HF डाल रहे हैं। अब आपको पता है HF में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये F और ये H, इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H+ और F- में टूटता नहीं है ना। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके आयंस नहीं मिल पाएंगे हम। ठीक है, जब हम AlF3 में HF को डालेंगे तो उसके आयंस नहीं मिलेंगे।
और जब तक कोई चीज टूटेगा नहीं किसी चीज में, जब तब तक वो सॉल्युबल हो नहीं पाएगा। जैसे हमने पानी में मान लो NaCl डाल दिया, तो पानी में NaCl जब जाता है तो Na+ और Cl- में वो टूटता है, इसी वजह से हम कहते हैं वो घुल जाता है, ठीक है। तो AlF3 में अगर HF जाके टूट जाता अपने आप तो ठीक थी, तब तो सॉल्युबल था, लेकिन नहीं सॉल्युबल हो पाया। अब HF के साथ हम जब KF भी डाल देंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, और ये सॉल्युबिलिटी आती है K3AlF6 के बनने से। तो जब भी हम HF और AlF3 और KF तीनों डाल देते हैं तो KF और AlF3 रिएक्ट कर देता है, जिससे K3AlF6 बन जाता है। अब ये टूट सकता है और इसी वजह से सॉल्युबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही होगा। चौथा आ जाओ। चौथा है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग Al, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, तो और देखें जरा इस पे, है ना। देखो बोरॉन, है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब आपको पता है नॉर्मली इस पीरियड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है ना, लेकिन क्योंकि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो जो थैलियम होगा इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टेबल होगा, है ना। +3 वाला बहुत अनस्टेबल होगा। तो जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे की ओर जाने लगते हैं, इनर्ट पेयर नीचे आपको देखने को मिलता है, और इनर्ट पेयर की वजह से थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की नीचे की ओर जाएंगे, +3 की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और +1 की बढ़ती जाएगी। बस इसी से आपको ऑप्शन देना है। तो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस, तो थैलियम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। डी में क्या है, गैलियम, इंडियम नहीं, इस तरीके से नहीं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम से ज्यादा, फिर गैलियम, उससे ज्यादा इंडियम, फिर थैलियम। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा होता तो जस्ट उल्टा कर देते, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रेफाइट के जैसा है एकदम। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, है ना। यहीं पे बना लेते हैं। तो आपको पता है ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे, है ना। फिर यहाँ से फिर शुरू होगा, है ना। ऐसे होता है, और फिर इसी तरीके की एक और लेयर बनेगी ऐसे नीचे, ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर, और फिर इनके बीच में वेंडर वॉल फोर्सेस होंगे, जिनकी वजह से ये लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है इसको अच्छा लुब्रिकेंट कहा जाता है ना। एक ड्राई लुब्रिकेंट कहा जाता है ग्रेफाइट को, मतलब सूखा लुब्रिकेंट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर और किसका होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे BN जो होता है इसका जो नाम होता है, इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, है ना। BN को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, और ग्रेफाइट के तरह ही स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा, फिफ्थ का सी होगा। छठवां देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। तो एक मोनोमर नहीं है हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिलिकॉन, तो कौन सा मोनोमर नहीं है। अब इसमें देखो हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारे पास Me3, है ना। अच्छा, यहाँ पे Me जो है ये मिथाइल ग्रुप को कह रहा है, ठीक है। Me3SiCl, तो यही ऑप्शन सही होगा, है ना। एक्चुअली सिर्फ डाइमर बना सकता है। Me3SiCl जो है ये सिर्फ डाइमर बना सकता है, ये मोनोमर मतलब पॉलीमर नहीं बना सकता। तो यहाँ पे सिलिकॉन पॉलीमर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। आप डायरेक्ट इसको रट देना या फिर छोड़ देना, क्योंकि अब जो है इस तरह क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आना, ठीक है, इस समय। सेवंथ देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स के बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो यूनिट होती है ना, सिलिकेट की O4 4- होती है। कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन, है ना। तो सेवंथ का डी होगा। सिलिकेट का डायरेक्ट याद रखना कि SiO4 4-, ये बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट्स की। ऑर्थो सिलिकेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आठवां देखो, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। बिराइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, सही है। बिराइल एक साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है। बी देखो, Mg2SiO4 इज ऑर्थो सिलिकेट, सही है। आप देखो Mg+2 के स्टेट में होगा, तो SiO4 के अगर आप तोड़ दोगे तो ये मिलेगा 2 Mg+, मिलेगा, 2 Mg+2 मिलेगा, साथ में अरे यार SiO4 4- मिलेगा, है ना। तो देखो 2 Mg+2 है, तो दो दूनी चार, चार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, चार निगेटिव चार्ज कैंसिल होंगे, ठीक है। तो SiO4 4- जो है हमारा ये वाला यूनिट मिल गई हमें। तो Mg2SiO4 एक ऑर्थो सिलिकेट है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन सिलिकेट्स इज SiO4 टेट्राहेड्रॉन। हाँ, तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है SiO4 4- बेसिकली जो है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली पूछा गया है। तो ये टेट्राहेड्रॉन होता है, सही है। टेट्राहेड्रॉन होता है, ये भी सही है ना। फेडस्पार्स आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये ऑप्शन गलत है। जो फेडस्पार होता है ये 3D एक एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेम द टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 4- इज शेयर्ड।
तो दो तरह के स्ट्रक्चर सिलिकेट के आप बताने हैं जिनमें एक ऑक्सीजन एटम जो SiO4 माइनस में 4 ऑक्सीजन, उसमें से एक शेयर्ड होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा नहीं कि कौन से में शेयर होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बता के देखूं तो कुछ ऐसा 4 होते हैं, है ना, है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे लिखा हुआ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन सिलिकेट टेट्राहेड्रल, ऐसा ही होता है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको आप ऐसे शेयर करा देते हैं दूसरे SI के साथ। इसमें भी आप 4 ऑक्सीजन लगा देते हो, ठीक है। चौथा आपको दिखेगा नहीं, मैंने लगा दिया, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा होगा चारों। तो ये बीच वाला ऑक्सीजन जो होता है, ये वाला ऑक्सीजन, है ना, ये शेयर्ड रहता है, ठीक। और ये होता है पायरोसिलिकेट में। तो नाइन्थ का सी सही होगा। याद रखना कि SiO4 में जो ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, पायरोसिलिकेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। टेंथ पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड भी खोल लिया है ना, क्योंकि समझाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हमें थोड़ा जगह मिल गई। आवाज़ भी थोड़ा सही नहीं आ रही होगी, अब अभी सही आ रही होगी, ठीक है। तो अब टेंथ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। प्योर सॉलिड मेटल, प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। सही बात है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिसकी वजह से ब्लू कलर आता है। NaOH रिएक्ट्स विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी सही है। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको। NaSCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, ये भी सही है। तो देखो, एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है एक्सेस NaOH से तो AlOH होल थ्राइस नहीं बनता है। एक्चुअली बनता क्या है, जब हम NaOH एक्सेस लेके उससे एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनता है, एल्यूमिनेट बनता है ना, जिसको NaAlO2 कहते हैं, है ना। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये अलग थोड़ा सा दिखता है, NaO2 AlO2 Al2O3, है ना। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है, Na2O Al2O3, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं इसको। तो ये बनता है, ठीक है। तो AlOH थ्राइस तो नहीं बनता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बनता है ना, रॉन्ग पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था। 11th देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का आपको पूरा वो याद करना पड़ेगा कि कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। इसमें कौन कौन सा आता है, जिंक आ जाता है ना, बेरिलियम आ जाता है, और एल्युमिनियम आता है, अ, और कौन सा था, गैलियम था, हाँ गैलियम, गैलियम था और एसएन था, ठीक है। इसके अलावा क्रोमियम +3 के स्टेट में जब होता है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, डायरेक्ट इसी जगह पे याद कर लेना तो आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एसएन वाला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 11th का हमारा ए होगा। 12th पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर हाइड्रेट्स एक्ट एज लुइस एसिड। तो कौन लुइस एसिड की तरह काम करेगा। तो लुइस एसिड एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके उसी को हम कहते हैं लुइस एसिड। अब देखो, NH3 में ऑलरेडी एक लोन पेयर है, ये नहीं काम करेगा। H2O में ऑलरेडी लोन पेयर है। CH4 में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। B2S6 यहाँ पे यानी डाइबोरेन, या फिर यहीं पे अगर BH3 दे रखा होता तो इन दोनों को आप लगा दीजिएगा कि ये लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की इनके अंदर कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, ठीक है। 13 देखो, टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुइस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास तीन चीजें दे रखी हैं, देखो एक सेकेंड, हमारे पास तीन चीजें दे रखी हैं, कौन कौन, BF3 था, बी BR3 है ना, BCl3 और BBr3। पूछा गया है कौन सबसे अच्छा लुइस एसिड होगा। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि BF3 ऐसे बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है BF3 का। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वही लुइस एसिड है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर को जितनी आसानी से बोरॉन एक्सेप्ट कर लिया उतना अच्छा लुइस एसिड। अब फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन पे होते हैं वो इसको ऐसे खींचता रहता है ना, ऐसे खींचता रहता है। तो बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और BF3 सबसे अच्छा हमारा लुइस एसिड होना चाहिए। तो एक्सपेक्ट हम यही कहते हैं कि BF3 सबसे अच्छा होगा, फिर BCl3 और सबसे कम BBr3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी के हिसाब से, है ना। तो नॉर्मली हमारी एक्सेप्टेशन होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि गलत है ना। अब गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बैक बॉन्डिंग का, ठीक है। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, आपको पता है, BF3 कुछ ऐसा बना लो, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब जो फ्लोरीन के लोन पेयर्स होते हैं वो बोरॉन के खाली ऑर्बिटल से कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग, ये होती है बैक बॉन्डिंग,
हाँ, ये होती है बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो BF3 में बोरॉन होता है, इसके पास ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। देखो बैक बॉन्डिंग की वजह से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है बोरॉन को। हाँ, टेम्पोरली प्रोवाइड किया है, मतलब परमानेंट नहीं दे दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोरॉन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने को आया है बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है ना, सबसे अच्छे से कर लेता है, फिर क्लोरीन करता है, और फिर उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है। तो क्योंकि बैक बॉन्डिंग जो है फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो जो स्टेबिलिटी है, या जो कह लो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वो BF3 के अंदर आसानी से कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर जब अब आता है, जो बोरॉन के मतलब जब हम बैक बॉन्डिंग का मतलब देखते हैं, तो हमारा ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है कि BF3 जो होता है, BBR3 ये सबसे ज्यादा है, फिर BCl3, और सबसे कम है BF3। BF3 सबसे कम क्यों है? क्योंकि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग BF3 में है ना। तो बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बोरॉन की कम हो रही है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ रही है ना। जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेना चाहेगा। अब क्योंकि बोरॉन में बैक बॉन्डिंग जो है उसकी कमी है ना, बैक बॉन्डिंग हो तो रही है लेकिन बहुत ही कम हो रही है। तो इस वजह से BBR3 जो है उसमें आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा रियल ऑर्डर है, ये हमारा सही ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा सही ऑर्डर है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास। सबसे ज्यादा ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, BBR3 सबसे ज्यादा, फिर BCl3, BF3। रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है। 14 पे आ जाओ। ठीक है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑलरेडी एक मिथाइल करके हमने ऑप्शंस देखा था ना। कौन सा था क्वेश्चन? हाँ, ये देखो, हमने पॉलीमर किससे नहीं बनेगा ये हमने देखा था, Me3SiCl। ठीक है, उसी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, किसमें पॉलीमर नहीं बनेगा। Me को इन्होंने CH3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा बनेगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर? तो देखो ये ऑप्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3SiCl3 फॉलोड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, इसमें पूरा आपका लंबा वो करना पड़ेगा है ना, क्या कहते हैं, पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिएक्शन करनी पड़ेगी। और ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3 होल 4 Si बाई एडिशन पॉलीमरेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3 होल ट्राइस SiCl2 फॉलोड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऑप्शन तो यही सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। बाकी सारे गलत होंगे, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे आपको दिखाएं कैसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। इसको इरेज करते हैं। तो देखो सी ऑप्शन हम देखते हैं जरा एक बार, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, है ना, CH3 SiCl और Cl। ठीक है, वही मैंने बताया, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, वही चीज मैंने बनाया। ठीक है। इसको जब वाटर से, इसके हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? वाटर से रिएक्ट करना। ठीक है। तो आप इसको HOH और HOH इस तरीके से रिएक्ट करो, HCl जो है वो बाहर निकाल दो। ठीक है, ये HCl बाहर निकाल दो, तो बन जाएगा CH3 तो ऐसे ही रहेगा, SI भी ऐसा रहेगा। अब H यहाँ पे जो CL था, इसके जगह पे OH लग जाएगा, है ना, जो OH बचा हुआ है ना। HCl जो जो दोनों जो है वो बाहर चले आएंगे। अब ये जो CH3 SiOH है, इसका हमारा क्या कहते हैं, पॉलीमर बनना शुरू होगा। और पॉलीमर बनेगा कुछ ऐसे, जैसे SI, है ना, CH3 दोनों ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। ठीक है, CH3, एक OH ऐसा जो बचा होता है हमारा, एक OH हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, दूसरा OH जो है वो दूसरे इसी SI के दूसरे वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएगा, और यहाँ पे सिर्फ O बचेगा। ठीक है, H वहां से हट जाएगा, और दूसरा SI का मॉलिक्यूल, यानी SI, CH3 और OH ऐसा बन जाएगा। ठीक है। फिर ये वाला H हटेगा, है ना, ये वाला H हटेगा, है ना, जो यहाँ पे H था ये H हटेगा, और इस H के जगह अगेन ऐसे बॉन्ड आएगा, फिर SI आएगा, फिर CH3, फिर CH3, फिर यहाँ पे OH। समझ में आ रहा? ऐसे ये जुड़ता जुड़ता चला जाएगा, आगे बनता बनता चला जाएगा। ठीक है। तो यही पॉलीमर बनाता है। ठीक, तो डायरेक्ट याद रख लेना, है ना। हाइड्रोलिसिस CH3 होल ट्वाइस SiCl2 की करेंगे, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब जिसमें वाटर का लॉस होता है, उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये होता जाएगा। ठीक है। तो 14 का यहाँ पे सी होगा। 15 पे आ जाओ। तो 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। अगेन आपको पता है ये इनर्ट पेयर ऑप्शन वाला है ना, ऑप्शन होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो ये बोरॉन वाला है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इंडियम तक जो है +3 ऑक्सीडेशन, सॉरी बोरॉन का नहीं है, कार्बन है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
अब टिन तक जो है +2 का ऑक्सीडेशन, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा होगा, लेकिन लेड में +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि नीचे आप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है ना। तो लेड में +2 और टिन में +4। और देखते हैं, पहले पूछा गया लेड, लेड में +2 और टिन में +4, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से आंसर आया। 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट का जो पूरा टॉपिक है वो आपको बेसिकली याद ही करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने देखा था ऑर्थो सिलिकेट का ये फॉर्मूला होता है ना। फिलहाल यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं होगा ऑर्थो सिलिकेट का। वैसे जो चेन स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट का, उसमें जो फॉर्मूला होता है ये होता है SiO3 2 की पावर m, है ना। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसकी पूरी एक चेन होती है ना। तो इसको डायरेक्ट आपको रटना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखो, एल्युमिनियम और Sp ये दोनों तो एम्फोटेरिक होंगे, है ना, एम्फोटेरिक होंगे। ये भी एम्फोटेरिक होगा और ये भी एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। बिस्मथ एक मेटल है और बहुत ही अच्छा मेटल है, तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा होगा यहाँ पे, सबसे अच्छा ऑक्साइड इसका होगा। सेलेनियम एक नॉन मेटल करेक्टर दिखाता है, ये सेलेनियम जो होता है इसका ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का एसिडिक होता है, ठीक है। 18th देखो, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ऐसे रख देते हैं EN, ये प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के, एस कैरेक्टर के। अब SP में एस कैरेक्टर 50% है ना। SP2 में एस कैरेक्टर कितना है, 33% है ना। और SP3 में एस कैरेक्टर 25% है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी SP सबसे ज्यादा होगा, फिर SP2, फिर SP3। SP सबसे ज्यादा होगा, फिर SP2, फिर SP3, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 19 देखो, विच one of the following statements about जियोलाइट is false। तो जियोलाइट के बारे में क्या गलत है, ठीक है। ए ऑप्शन देखो, दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंजर, सही बात है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर इन विच इनेबल्स देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल, सही बात है। जैसे वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये भी सही बात है। जियोलाइट्स आर एल्युमिनियो सिलिकेट्स, यही एक बहुत ही अच्छा मतलब डेफिनेशन होती है जियोलाइट की, कि एल्युमिनियो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, और इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, ये भी सही बात है। सम ऑफ SiO4 यूनिट आर रिप्लेस्ड बाई AlO4 ये गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉल्स पूछा गया था हमसे। तो जियोलाइट जो होते हैं बेसिकली उसमें दो तरह की यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, सिलिकॉन की SiO4 टाइप की और AlO4 टाइप की एल्युमिनियम की। तो इसी वजह से एल्युमिनियम सिलिकेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों देखने को मिलती हैं। 20 वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। मतलब ऐसा एसिड जिसमें प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन नहीं देता है। तो अब देखो, कौन सा एसिड प्रोटॉन नहीं देगा। तो ये BOH होल थ्राइस है ना, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता है। ये प्रोटॉन जो निकलता है BOH होल थ्राइस, जिसको आप बोरिक एसिड कहते हैं, इसका प्रोटॉन जो होता है वाटर की वजह से निकलता है ना। रिलीज H+ ऑफ वाटर, है ना। ये वाटर का H+ निकाल देता है, रिलीज H+ ऑफ वाटर, वाटर का H+ निकाल देता है, OH- ये खुद ले लेता है, तो H+ वाटर का निकल जाता है, जिसकी वजह से ये एसिड की तरह काम करता है। लेकिन इसके पास खुद H+ नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, मतलब ऐसा एसिड नहीं है जिसके पास खुद H+ है, जो कि खुद निकल सकता है, ठीक है। 21 देखो, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो BCl3 मैंने बताया था, है ना, BF3 BCl3, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, क्योंकि इनके पास मतलब बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन आ गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो यहाँ पे बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन नहीं शो करता, ग्रेफाइट शो करता है, सोडियम भी करेगा, पोटेशियम भी करेगा, डायमंड नहीं करेगा, है ना। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, है ना। हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो कोई भी यहाँ पे वो चांसेस नहीं होते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करने के, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से। 23 देखो, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2S6। अच्छा, B2S6 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं, है ना। इसको सब इरेज कर देते हैं। B2S6 का स्ट्रक्चर देखो, तो देखो BH और H ऐसे बनाओ, फिर दूसरा B इसी सामने देखो, फिर वैसे ही H और H बनाओ, ठीक है। अब ये जो बोरॉन होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, ये इस बोरॉन के साथ भी शेयर होता है, इस बोरॉन के साथ भी शेयर, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब जब यहाँ पे शेयरिंग मतलब 4 बॉन्ड देखो बोरॉन के सामने देखने को मिल रहा है,
तीन नॉर्मली वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए है ना बोरॉन का। लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन ये दोनों साइड शेयर होता है, ऐसे ये हाइड्रोजन भी दोनों साइड शेयर होने लगता है, जिसकी वजह से डाइबोरॉन बनता ही है, जिससे कि हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर सके, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे बोरॉन, अब देखो टोटल चार बॉन्ड हमें देखने मिल रहे हैं, एक दो तीन, और ये वाला बॉन्ड भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी एक दो तीन और चार, चौथा बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, और इसी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कह देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ऐसा याद होना चाहिए। तो डाइबोरेन में यानी 23 का ए हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, तो ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। लेड पेंसिल में जो लेड का परसेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि लेड पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है ना। आपने देखा जो आप नॉर्मली पेंसिल लिखते हो वो लेड पेंसिल होती है, वो लेड पेंसिल कहते तो हैं लेकिन वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। तो लेड का परसेंटेज तो उसमें जीरो ही होता है। ठीक है। इन 25 देखो, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, लोकलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन एटम। तो देखो लोकलाइज्ड तो होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, कुछ ऐसा रिंग टाइप की रहती है। फिर ये कार्बन भी ऐसे जुड़ा होगा, कोई भी एक अगर आप कार्बन ले लो तो वो तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है ना। और इसी तरीके के, जैसे एक लेयर ये बन गई, एक लेयर और होगी यहाँ पे। ठीक है। एक सेकंड, है ना, ऐसे एक लेयर और होगी, है ना, ऐसे। और इनके बीच में ऐसे वंडरवॉल फोर्स होगी। तो देखो कोई भी एक कार्बन अगर आप देख लोगे तो वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो चौथा कार्बन का जो, क्योंकि कार्बन पे चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है उन्हीं लेयर्स के बीच में ऐसे घूमता रहता है। इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर, है ना, लोकलाइज नहीं रहता, लोकलाइज मतलब रुका हुआ होना, है ना। वो घूमेगा फिर स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है। तो स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर 25 का सी हो जाएगा। ठीक। 26 पे आ जाओ। हम्म। ये तो आसान है। बोरॉन कंपाउंड्स बिहेव एज लुईस एसिड, बोरॉन के कंपाउंड लुईस एसिड की तरह क्यों बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। BF3 आप ले लो, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से क्या कहते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। 27 देखो, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड यानी AlCl3, है ना, फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम, अगेन ये भी वही बात है, AlCl3 डाइमर क्यों बनाता है? तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, नहीं तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, बिलोंग टू थर्ड ग्रुप नहीं। कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक हाई हो सकता है। ठीक है। और देखो, कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमें पूछा है। हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, आंसर तो बी होगा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई करने के लिए एक्चुअली जैसे आपने BF3 का बनाया था सेम टू सेम ऐसे ही बनता है इसका, है ना। AL लिख लो, AlF3 था, क्या था, AlCl3। ठीक है, AlCl3। एक सेकेंड, ऐसे बना लो, और ये देखो शेयरिंग यहाँ पे होगी। ठीक है। ये और ये, तो यहाँ पे भी AlCl3 जो होता है Al2Cl6 के फॉर्म में रहता है, डाइमर बनाता है। आंसर आप यही लगाइएगा, कैन हैव हाइयर कोऑर्डिनेशन, है ना, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त करने के लिए यही ऑप्शन सी होगा। 28 देखो, द BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेल NCl3 इज पिरामिडल बिकॉज लोन पेयर की वजह से, BCl3 में कोई लोन पेयर नहीं है तो प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है ना, ऐसा 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 और ऐसा, तीनों में ClCl लगेगा, है ना। लेकिन NCl3 में लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन में लोन पेयर इधर बैठ जाता है, क्लोरीन तीनों इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो 28 में ये ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर, नहीं, BCl3 है नो लोन पेयर, बस NLCl3 है लोन पेयर, सही है, 28 का बी हो जाएगा। ठीक है आपका। 29 देखो, मेथड यूज फॉर ऑप्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, है ना। हाईली प्योर अगर आपको सिलिकॉन निकालना, जोन रिफाइनिंग अगर आप करेंगे, तो वैसे तो ये हमारा चैप्टर ही डिलीट हो गया है ना हमारे सिलेबस से, जो क्या कहते थे मेटलर्जी वाला चैप्टर था, लेकिन उसमें अगर आप देखते हो तो दिया होता, जोन रिफाइनिंग को यूज करके आप हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो 29 का भी हो जाएगा। 30 देखो, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप। ठीक है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4। ठीक है। वेयर एज सिलिकॉन इज 6, अवेलेबल ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, है ना, डी इलेक्ट्रॉन ना होने को जैसे 30 का ए हो जाएगा। ये ऑप्शन समझ लो थोड़ा, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे, एक सेकंड रुक जाओ,
ये चीज डायरेक्ट याद रखना। देखो सेकंड ग्रुप में जो होता है मैक्सिमम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है ना, 4 बॉन्ड मैक्सिमम कोवैलेंसी आप कहते हैं। सेकंड ग्रुप की कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, क्योंकि एस और पी ऑर्बिटल्स ही यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। एक एस और 3 पी, ठीक है। एक एस और 3 पी, मैक्सिमम कितने, 4 ही ऑर्बिटल आ सकते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड ग्रुप पे आ जाओगे आप, तो यहाँ पे 6 तक लिखा हुआ है ना, कहाँ तक लिखा हुआ है, हाँ 6 तक लिखा हुआ है, तो 6 भी पॉसिबल है, क्योंकि एस पी और डी भी आ जाता है ना। तो एस तो है ही, पी तो है ही, इसके अलावा डी आ जाता है। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में जा सकते हैं और बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब भी आपको सेकंड ग्रुप को पूछा गया है, सेकंड ग्रुप में हमेशा जो है चार बॉन्ड तक ही बन सकते हैं, कोई भी आप सेकंड ग्रुप का एलिमेंट ले लो, है ना। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। थर्ड ग्रुप में आप आ जाओगे तो 6 बॉन्ड भी आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप किसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं, कार्बन और सिलिकॉन की बात हो रही है। देखो कार्बन हमारा देखो सेकंड ग्रुप में है ना, और सिलिकॉन थर्ड ग्रुप में है, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पे आप कर सकते हो कौन सा, 30 वाला है ना, 31, हाँ 30 वाला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 31 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट S3BO3, अगेन देखो बीओ S3BO3 जैसे आप BOH का होल थ्राइस लिखते हैं ना, बोरिक एसिड, कई क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं, है ना, तो याद रखना इसको। तो अबाउट इज नॉट करेक्ट, गलत पूछा गया है। इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। डज नॉट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज लुइस एसिड, एक सेकंड सही है ना पहला ऑप्शन। हाँ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इन विच प्लेनर BO3 जॉइंट्स यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है ना। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, BOH होल था इसका, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें BO यूनिट्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। बी देखो, इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज लुइस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी आपको पता है ना, ये भी सही है। ये लुइस एसिड की तरह काम करता है, OH माइनस को, सॉरी लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, ठीक है। सी देखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, गलत है। ये मोनो बेसिक एसिड कह सकते हो आप, क्योंकि एक H प्लस देता है ना। देखने से तो लगता है 3 हाइड्रोजन है, 3 दे सकता है, तो यही ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन। इसको मैंने गलत लगा दिया, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, है ना। प्रिपेयर्ड बाई एसिडिफाइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स, हाँ सही है, बोरैक्स आप पढ़ेंगे, उससे S3BO3 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मोनो बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक की जगह पे आप याद रखना, मोनो बेसिक है, क्योंकि एक H देता है तो मोनो बेसिक, 3 H देता तो हम कहते हैं ट्राई बेसिक, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 32, सोडियम Na+Mg+2Al+3 और Si+4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक साइज विल फॉलो द ऑर्डर। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ जाता है तो आयनिक साइज जो होता है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो साइज जो होता है वो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होगा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा साइज होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा, सॉरी, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज होगा, हाँ जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज होगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे सबसे कम है उसका साइज सबसे बड़ा, यानी सोडियम सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, यानी सी ऑप्शन 32 का सी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर द कार्बन एटम्स इन डायमंड, डायमंड में तो कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, इस तरीके से होता है। तो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिससे एक दूसरे कार्बन सारे जुड़े होते हैं, है ना, नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इतना छोटा नहीं होता है ना। तो 33 का बी हो जाएगा। 34 देखो, तो वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई, वाटर गैस आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी बताया गया है, CO को कहते हैं, है ना। वाटर गैस H2+CO को कहते हैं, H नहीं, H2+CO, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। कैसे बनता है ये, तो देखो मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है, स्टीम हम लेते हैं, है ना, वाटर लेते हैं, बेसिकली गैस फॉर्म में, है ना। तो भाप लेते हैं, वाटर वेपर लेते हैं, उसको कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, और काफी ज्यादा हीट पे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हीट देके कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, जिससे H2CO बनता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो, पासिंग स्टीम थ्रू अ रेड हॉट केक कोक बेड, हाँ सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। स्टीम को हम पास करेंगे रेड हॉट कोक बेड पे, ये कोक जो कोक बेड है बेसिकली कार्बन है ना, कार्बन का पूरा वो रहता है, उसी से हम स्टीम को पास करते हैं, H2 और CO निकलता है, इसको वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना वाटर गैस के बारे में। हाइड्रोजन वाला चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन वाटर गैस का कॉन्सेप्ट आप देखो पी ब्लॉक में भी है ना। 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर कौन होता है, जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास फ्री नहीं होंगे, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो कंडक्टर होगा, है ना। तो ये तो ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर होगा, ऐसे लिख लेते हैं कंडक्टर, एल्युमिनियम मेटल है, कंडक्टर होगा, है ना।
सिलिकॉन यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिलिकॉन एक तरह का, उसे क्या कहते हैं यार, सेमी मेटल है ना। एक सेकंड, एक सेकंड। सेमी कंडक्टर है ना, हाँ सेमी कंडक्टर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेगा है ना। सेमी कंडक्टर ऐसे लिख लेते हैं। और डायमंड जो है वो हमारा एक इंसुलेटर होगा, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। 36 देखो, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन सी है ना। सीधा याद रखना, ग्लास जो होता है एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। 37 देखो, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर स्कार्ड। तो एक सब्सटेंस जो है वो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मतलब फॉर्म कर ले, आप समझ लो स्ट्रक्चर्स दो दिखे आपको, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे आप ग्लूकोज देखते हो, ग्लूकोज आपको दो तरह के देखने को मिलता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर और सामने एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, है ना, एक से ज्यादा बहुरूपता जिसे हम कहते हैं, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। तो 37 का बी। 38 देखो, द सब्सटेंस यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर, SiCl4 को स्मोक स्क्रीन के तौर पे यूज किया जाता है ना। इसका हाइड्रोलिसिस बेसिकली होती है, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, क्लाउडी फॉर्म में दिखता है ना, जैसे कि सामने वाले को दिखता नहीं। तो 38 का ए सही होगा, SiCl4। अब आगे बढ़ते हैं। तो 38 के बाद सीधा हमने 74 पे एंट्री मारी है ना, क्योंकि अ, जिसको मैंने दिया था क्वेश्चंस लिखने को उसने ऐसे ही लिखा होगा। आओ देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करें 74 से। 74 देखो, PCl3 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, तो PCl और वाटर का रिएक्शन, PCl3 प्लस वाटर, इससे तो H3PO3 मिलता है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन से, इनको आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, है ना, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो H3PO3 और HCl भी मिलेगा, ठीक है। PH4I और NaOH, तो PH4I और NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो इससे फॉस्फीन गैस मिलती है हमें, PH3, साथ में Na भी मिलता है। तो फॉस्फीन गैस और Na, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, PH3 दे रखा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मेन मिलते हैं, यही दोनों आप याद रखिएगा। 76 देखो, प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, तो प्योर नाइट्रोजन NH4Cl लेते हैं हम, इसको NaNO2 के साथ मिक्स मतलब हीट करते हैं, जिससे हमारे पास NH4NO2 बनता है ना। और NH4NO2 को आप फिर से जब हीट करेंगे, देखो आपने पहले यहाँ पे हीट किया फिर आपने हीट किया, तो हमारे पास नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। तो NH4Cl और NaNO2 का मिक्सचर, यानी डी ऑप्शन सही होगा, NH4Cl और NaNO2, ठीक है। 77 पे आ जाओ। 77 देखो, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन की वजह से होता है और सल्फर का रिडक्शन की वजह से, ये दोनों डायरेक्ट याद रखना है ना। ठीक है, सल्फर का ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन की वजह से, दोनों याद करना, ठीक है, दोनों ब्लीचिंग में काम आते हैं, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत पूछा गया है बेसिकली, है ना। फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन के लिए इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, हाँ हाई तो होती है ना। डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, नहीं गलत है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, तभी तो नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है ना। 79 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, NCl5, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी जस्ट बताया मैंने, जो नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट दैट दे आर बोथ सॉल्युबल इन CH2, नहीं नहीं, यही ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब कौन सा गलत है वो पूछा गया था, बाकी तीनों सही है दोनों के लिए, है ना, दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, दोनों सेम तरह के, ऑब्वियसली फॉस्फोरस ही सेम काइंड ऑफ एटम, मतलब फॉस्फोरस ही तो कन्वर्ट होते हैं, दोनों होते हैं उसके अंदर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, बिल्कुल। तो ये गलत है, आर बोथ सॉल्युबल इन CH2, देखो जो कौन सा फॉस्फोरस बोला गया है, व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है ना, रेड वाला नहीं होता है, व्हाइट वाला तो हो सकता है, ठीक है, व्हाइट सॉल्युबल होता है ना, व्हाइट फॉस्फोरस घुल सकता है, रेड वाला नहीं होता CH2 में, ठीक है। तो बाकी सारे सही है, यही गलत है। 81 पे देखो, when orthophosphoric acid is heated to 600 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बेसिकली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, है ना, इसको हमने हीट कर रखा है ना, 600 डिग्री सेल्सियस पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं, तो इसका पानी बेसिकली निकल जाएगा, इसमें से H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, और H4P2O7, है ना। हाँ, वाटर आप निकाल दो, एक H निकाल दो, और सॉरी, दो H और एक ऑक्सीजन निकाल दो, जो बचेगा वो आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास H4, है ना, P2O7 मिल जाएगा, H4P2O7 मिल जाएगा, ठीक है।
तो व्हेन फॉस्फोरस एसिड इज हीटेड टू 600 द प्रोडक्ट फॉर्म इज, तो H4P2O7 तो है नहीं। अच्छा, अगर हम फिर से इसको हीट करते हैं, अगर फिर से इसको हीट किया जाए तो HPO3 मिलता है ना। अगर हम इसको फिर से हीट करते हैं तो HPO3, हाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार जब हम हीट करते हैं तो आपको बेसिकली दो इसका मॉलिक्यूल लेना है, वाटर निकालना है, जो बचेगा उसको जोड़ देना है, H4P2O7 बनेगा। फिर से आप हीट करोगे तो HPO3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसको तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और पायरो को आप हीट करोगे तो मेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 81 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन 82 देखो, विच वन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो नाइट्रोजन, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये हाइड्रेट्स आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ग्रुप 15 के जो हाइड्रेट्स हैं, ग्रुप 15 हाइड्रेट्स जो हैं, इनमें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, और याद करने का एक कोड है, आपको याद करना पड़ेगा 54132, 54132। अब इसको कैसे मतलब अप्लाई करोगे, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा पांचवें का होगा, फिर चौथे का, फिर पहले का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का, और दूसरे नंबर पे फास्फोरस होता है, तो PS3 हमारा आंसर होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ग्रुप 15 हाइड्रेट्स का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ग्रुप 15 हाइड्रेट्स का। ये कैसे होता है तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो पांच मतलब बिस्मथ का हाइड्रेट, ठीक है। चार मतलब एंटीमनी का हाइड्रेट, फिर वन मतलब नाइट्रोजन का हाइड्रेट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 4, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सबसे ज्यादा 5, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 82 का यहाँ पे बी हो जाएगा। 83 देखो, ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट, तो किसके साथ एक्सेप्ट मतलब किसके साथ नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। 84 देखो, 84 कहा है, द गैसेस रेस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरोगैलॉल एंड ऑयल ऑफ सिनेमन, 1989 का क्वेश्चन है ना, आएगा नहीं ये, है ना, ठीक है। याद बैठ के रखना नहीं, क्योंकि पायरोगैलॉल तो हमारे सिलेबस में अब रह भी नहीं गया, है ना। ऑयल ऑफ सिनेमन ये सब उस समय को होते थे जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, ठीक है। तो 84 फिलहाल आंसर तो इसका यही है, बी वाला, है ना, ओजोन और ऑक्सीजन। लेकिन फिलहाल अभी इसको रटना नहीं, ठीक है, याद ना करना, ठीक है। 85 पे आ जाओ। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस बेसिस पे काम करता है, आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे काम करता है ना, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को एयर से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज इन अ डिफरेंट ग्रुप, इससे कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, नहीं। ऑक्सीजन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन, ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एयर जो होता है उसको लिक्विफाई हम करते हैं, है ना, पहले उसको लिक्विड में बनाते हैं, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होती है, तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आपको पता है ना। नाइट्रोजन में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं। एयर मतलब मेन हमारे पास दो कंपोनेंट मिला के 99% एयर होती है ना, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो 85 का 3 हो जाएगा। 86 पे आ जाओ, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क HCl टू गिव, तो कंसंट्रेटेड HCl से जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है, ये भी आपको यहाँ से पता चलता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है उसकी जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaO Cl2, है ना। इसका रिएक्ट कराते हैं आप, 2HCl यहाँ पे लेते हैं, HCl लेते हैं यहाँ पे, और इससे आपको मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, Cl2, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड टू गिव, तो क्या मिल रहा है हमको, तो CaCl2 मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, वाटर मिल रहा है यार, क्लोरीन ही यहाँ पे सही आंसर है ना। हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, वाटर और क्लोरीन मिलता है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 86 में, ठीक है। 87 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, तो जब आप दो नाइट्रिक एसिड होते हो, टू HNO3 लेते हो और इसको आप हीट करते हो, तो इसमें से वाटर निकल जाता है, कुछ ऐसा बनाते हैं इनको, दूसरे तरीके से इसको बना देते हैं। आप इस तरीके से लिख लो इसको, HNO3 है, HONO2 ऐसे लिख लो, और दूसरे को भी ऐसे लिख लो, OHNO2, ठीक है। अब क्या करो, एक से OH और दूसरे से OH, ये निकल जाएगा वाटर, बाकी जो बचा है उसको जोड़ दो, तो कितना बचेगा, दो नाइट्रोजन और पांच ऑक्सीजन, है ना, तीन और दो पांच, हाँ। तो N2O5 बचेगा हमारे पास, ठीक है, N2O5 बचेगा,
सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 88 देखो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस में अगर हम ड्राई स्लेट लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसको रिएक्ट कराते हैं Cl2 से, क्लोरीन गैस से, तो हमें CaOCl2 मिलता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो 88 का डी हो जाएगा। अब आ जाओ वापस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास, मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो एक्स एक्स डैश, ये तो सीधा सीधा बनेगा, एक्स एक्स डैश इस तरीके से, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो लीनियर कौन सा है? थर्ड है ना, पहले का थर्ड, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं पहले का थर्ड, ठीक है। XX3, अब देखो तीन यहाँ पे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और हेलोजन में 7 वो होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ये हेलोजन कंपाउंड है। देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 यूज हो जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर बचेगा। तो अगर 2 लोन पेयर बचेगा तो एक्स 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 और 2 लोन पेयर कुछ इस तरीके से, यानी टी शेप स्ट्रक्चर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना। XX5 जो है, एक्स और 5 और ऊपर एक्स और नीचे एक लोन पेयर है ना, 5 2 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ, तो सी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। XX7, जब भी XX7 टाइप का आपको कंपाउंड मिले, आप पेंटागोनल बाई पिरामिडल ढूंढो, है ना। देखो सेकंड ऑप्शन है हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो XX7 बेसिकली आप हाइब्रिडाइजेशन देख के करना, ठीक है। तो जब भी इतने ज्यादा एटम्स जुड़े होते हैं, हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही आता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। थर्ड, नहीं डी भी है, देखो थर्ड के बाद फोर्थ है, लेकिन है ना, थर्ड के बाद हमारा कौन सा फर्स्ट है, हाँ। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ठीक है। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे। इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पीसीज कंटेन एस एस बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, यहाँ मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले S4O6 का स्ट्रक्चर ले लो, कुछ इस तरीके से होता है। 4 S आपको लाइन से जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे चारों S पहले लाइन से जोड़ देते हैं। अब कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 6 ऑक्सीजन। तो आप पहले डबल बॉन्ड O यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहाँ जोड़ दो, बचा O माइनस और O माइनस, ठीक है। तो इसमें तो S4O6 में तो है ना, एस एस बॉन्ड हमें पूछा गया है। H2O3 देख लेते हैं। तो H2O3 S, है ना, पहले एस एस आप डायरेक्ट साथ में जोड़ दो, उसके बाद देखते हैं जो बचेगा, ठीक है। तो S और S ऐसे जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड ले आते हैं। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 2 माइनस चार्ज भी है, तो O माइनस, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनते हैं ना एक ऑक्सीजन एक सल्फर से, तो O माइनस। तो एक ही साइड जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी एस एस बॉन्ड है, बस ये एस एस डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर एस एस सिंगल बॉन्ड ही पूछा है तो हमारा आंसर तो ये नहीं हो सकता है ना। अगर मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अलग अलग पूछा गया है तो यहाँ तो सेकंड वाले में एस एस डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कौन बचा? S4O6 हमने देख लिया, H2O7 देख लो। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये ऊपर नहीं होगा, ठीक है। आपको यहीं पे यूज करना पड़ेगा, थोड़ा जगह जगह बची उसी में करते हैं। तो ये तीसरा कौन सा है हमारा? H2O7। H2O7 मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो H2O7 कैसे बनेगा? पहले हमारे पास S है, 7 ऑक्सीजन जोड़ने हैं अब टोटल, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमको एक बीच में लाना पड़ेगा, नहीं तो सातों जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और 2 माइनस चार्ज भी लाना है ना। तो H2 जुड़ते हैं, फिर डबल बॉन्ड लगा दो पहले, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 5 ऑक्सीजन जुड़ गए, एक O माइनस एक O माइनस, 7 ऑक्सीजन हो गए, ठीक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो H2O4 में तो आंसर, H2O7 में तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो H2O7 में तो SOS बॉन्ड है, SS नहीं है। इस वाले में भी H2O7 है, इस वाले में भी H2O7, यानी ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा, है ना। तो इन्होंने एस एस बॉन्ड पूछा है, यानी एस एस के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। थर्ड पे आ जाओ, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द हाइब्रिडाइजेशन शेप गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। XE F6 पहले देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसका? 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्सी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसने यूज कर दिया, तो एक लोन पेयर बचा और 6 सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो 6 एक साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sp3 और D3, है ना।
sp3d3 यही तो होगा। 4 5 6 7, हाँ sp3d3 टाइप का है ना। तो इसमें sp3d3 का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? डिस्टॉर्टेड एट्राइटल है ना, ये होगा फर्स्ट। ठीक है, XeO3 देख लो, तो XeO3 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें Xe को यूज कर दिया, और 8 इलेक्ट्रॉन था तो एक लोन पेयर आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो गया, 4 मतलब sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी स्क्वायर कौन सा हो सकता है? पिरामिडल हो सकता है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। Xe, एक सेकंड, पिरामिडल क्यों होगा? चलो अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है, बी वाला अभी छोड़ो, अभी देख लेते हैं। इन्होंने एक देना था ना, ट्राइगोनल पिरामिडल इन्होंने देना था, तो फिर ठीक होता है, आंसर तुरंत आ जाता है ना। इन्होंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ पिरामिडल लिख दिया है। यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन में स्क्वायर पिरामिडल लिखा है। ठीक है, और देख लेते हैं सी ऑप्शन, देख लेते हैं पहले। XeO4, तो Xe में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, और 4 यहाँ यूज हो गया, तो 4 और 2 6 यूज हो गए, एक लोन पेयर यानी अ, एक ऑक्सीजन यानी एक सिग्मा बॉन्ड, और 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 5 और 6 यानी sp3d2, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। इसका शेप ऐसा ही कुछ होगा है ना, Xe3d2 का। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप ऐसे बनाओ, पहले स्क्वायर बनाओ, F ऐसे लगा दो, चारों F ऐसे लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्योंकि एक लोन पेयर बच जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगा। XeF4 का कितना आएगा? तो XeF4 में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 बचे, यानी 2 लोन पेयर आएंगे और 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 4 2 6, इसका भी sp3d2 आएगा, है ना। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है, और 2 लोन पेयर अगर आ गए हमारे पास, तो एक ऊपर लोन पेयर जाएगा, एक नीचे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। XeF, F, F और F, एक ऊपर लोन पेयर एक नीचे, यानी स्क्वायर प्लेनर टाइप का, यानी डी का सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो फिर बी का थर्ड ही होगा। इन्होंने लिखना था ट्राइगोनल पिरामिड, इस तरह का लिखना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का फर्स्ट सी डी में है, बी का थर्ड, बी का थर्ड, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा वो लगा लूँ चार्जर, है ना। चौथा क्वेश्चन तब तक आप पढ़ो, मैं चार्जर लगा दूँ। क्या बोला है फोर्थ में? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स? तो फॉस्फेनिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए दोनों का। फॉस्फोनिक एसिड जो होता है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। H3PO2 होता है ये, और फॉस्फोनिक एसिड जो होता है, जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H3PO3 होता है ये। ठीक है, अब H3PO2 जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसे होता है, फॉस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड, पहले आपको एक ऑक्सीजन लगा देना, उसके बाद ही कुछ आगे करना है। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन यूज हो गया, तो जो दूसरा ऑक्सीजन बचा है उसको H के साथ लगा दो, OH के फॉर्म में। तो OH आपने लगा दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, उनको अकेले लगा दो, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब मोनोप्रोटिक कैसे पहचानते हैं? हाँ, तो ये सही लिखा हुआ है, फॉस्फेनिक मोनोप्रोटिक है, ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है वही हाइड्रोजन निकल पाता है। ठीक है, जब एसिड बेस रिएक्शन टाइप की कराते हो आप इसकी, फॉस्फेनिक एसिड की, तो ये ओ के साथ जो हाइड्रोजन लगा है यही निकलता है, तो इसकी ये जो है मोनोप्रोटिक है ना, जैसे आप कहते हैं इसकी बेसिसिटी 1 है ना, तो मोनोप्रोटिक, ये सही बात है। ठीक है, फॉस्फेनिक एसिड डाइप्रोटिक है, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कुछ ऐसा बनेगा। फॉस्फोरस के साथ मैंने बताया सबसे पहले डबल बॉन्ड ओ लगा दो, उसके बाद कुछ करना। अब 3 में से एक ऑक्सीजन तो यूज हो गया, तो 2 OH हम ऐसे लगा देते हैं, है ना। 3 क्योंकि हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन हमारे पास बचा है, तो 2 OH लगा दें, बचा हुआ एक हाइड्रोजन, उसको ऐसे ही लगा दो। तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, यानी ये डाइप्रोटिक होगा, जो कि लिखा हुआ है डाइप्रोटिक, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्स इसके, है ना। पांचवा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी मतलब वो चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब देखो, देखने से तो लगता है फ्लोरीन क्योंकि सबसे स्मॉल साइज में है, तो सबसे ज्यादा मतलब इसी के बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल साइज की वजह से इसके अंदर रिपल्सन हो जाता है ना। रिपल्सन की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, इसको इसके बॉन्ड को तोड़ने को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। उससे आगे आ जाता है क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे आसान दे रखा है, नहीं तो आप एक जगह और फंसते कि फ्लोरीन कहाँ पे जाएगा, तो याद रखना फ्लोरीन तीसरे नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का नॉर्मली होना चाहिए था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जबकि फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आ जाएगा, पहले क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर फ्लोरीन और आखिरी में आयोडीन। ठीक है, सिक्स्थ देखो,
व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूसेस, तो कॉपर आप लो HNO3 से इसको रिएक्ट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, साथ में NO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट और NO2 गैस कहाँ है, सी ऑप्शन है ना। तो सिक्स का सी होगा, कॉपर नाइट्रेट और NO2। सेवेंथ देखो, एमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, देखने से तो उल्टा लगता है लेकिन आंसर यहाँ पे अलग लगता है, ठीक है। तो एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है एसिडिटी जो होती है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, HClO4 का सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे मतलब क्लोरीन का आपका निकालना है ना, फ्लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो फिक्स रहता है ना, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 4, मतलब -2, तो 2 और चौक 8, 8 में से एक देंगे 7, +7 के स्टेट में ये रहेगा, ठीक है, +7 में ये रहेगा। फिर सबसे ज्यादा इसको होगा, फिर HClO3 का होगा, है ना, 3 दूनी 6 -1 5 के स्टेट में ये होगा। फिर HClO नहीं, फिर HClO2 का होगा, HClO2 जो होगा 2 दूनी 4 -1 3 के स्टेज में ये होगा, और +1 के स्टेट में ये होगा। तो HClO4 सबसे ज्यादा, डी ऑप्शन सी होगा, है ना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इस तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहाँ पे इस तरीके से होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे इसको लिख लेना, ठीक है। एट्थ देखो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, H3PO2 जो है इसका स्ट्रक्चर पहले बना लो, उसी से पता चलेगा क्यों होता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी H3PO2 H3PO3 इस तरीके से आ जाए तो एक ऑक्सीजन पहले आप डबल बॉन्ड से लगा दो, उसके बाद जो है जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन के साथ लगा दो, जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं उनको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मतलब काम करता है। तो ये क्यों काम करता है, तो देखो, अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये किसी ना किसी को रिड्यूस कर रहा होगा, और ये रिड्यूस कब करेगा, जब ये अपने को ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज ये खुद को करता है ड्यू टू OH ग्रुप, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप नहीं, एक ही OH ग्रुप है, यही ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। जो OH ग्रुप है इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन के निकलने को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, और ये हाइड्रोजन जिसके पास जाके जुड़ जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के जुड़ने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो 2 pH बॉन्ड्स हैं और एक OH ग्रुप है, इसी वजह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं, ऑक्सी एसिड होते हैं फॉस्फोरस के, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, OH ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। नाइन्थ देखो, द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज इन द ऑर्डर HF HI HBr HCl, ठीक है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट एक्सप्लेन्स द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखते हैं आंसर। ये देखो पहला ऑप्शन ही सही है, देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। टेंथ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, गलत पूछा गया है, ठीक है। O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, ये तो सही है। ONF इज आइसोइलेक्ट्रिक विथ O2N-, तो देख लेते हैं N- में कितने हैं, 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में 8 दूनी 16, 16 और 8 24 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन, 8 से 24, हाँ सही है। अच्छा यहाँ पे देखो, फ्लोरीन में कितने 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 में कितना हो जाएगा 16, और 16 और 8 24, 24 इलेक्ट्रॉन इसमें ही हो गए, ठीक है। तो ये भी सही है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी देखो, OF2N इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, OF2 जो है ये फ्लोरीन का ऑक्साइड है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये कह सकते हो इसको फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां ये यहाँ पे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसी पॉइंट में तो हम ऑक्साइड कहते हैं, NO2 हो गया, है ना, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रो है, हम ऑक्साइड कहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्लोराइड ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन कहिए, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये भी सही, परक्लोरिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। 11th देखो, एनहाइड्राइड बेसिकली कैसे बनते हैं, दो आप वो लेते हो, एसिड लेते हो, और उसमें से उनको दोनों को मिला के पानी आपको निकालना होता है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ मैं, जैसे परक्लोरिक एसिड लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है HClO4, ठीक है। तो आपने दो मॉलिक्यूल लिया HClO4 का, HClO4,
HClO4 और HClO4, इन दोनों को मिला के हाइड्रो वाटर निकाल दिया है ना। तो दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यानी ये हाइड्रोजन भी गया अपना और ये हाइड्रोजन भी गया है ना, तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ थे और 4 यहाँ पे है ना, 4 4 8 ऑक्सीजन थे, 7 बचा, तो Cl2O7। ठीक है, Cl2O7 इस तरीके से बनता है। जैसे हमने HNO3 का बनाया था है ना एनहाइड्रेट, वैसे ही इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, 11th पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Formation of oxide ion O2 minus form oxygen atoms requires first from oxygen atoms requires first an exothermic then an endothermic step as shown. ठीक है, thus process of formation of O2 minus in gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon, it is due to the fact। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है गैस फेज में, ये अनफेवरेबल है। अच्छा, कैसे पता चला अनफेवरेबल है? क्योंकि हाइड्रोजन देखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन देखो कितना है। पहले स्टेप में -141 है, जो कि अच्छी बात है ना, एनर्जी रिलीज हो रही। और दूसरे स्टेप में +780 किलो जूल है, क्योंकि एनर्जी हमें देनी पड़ रही, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है O2 माइनस बनाने में। तो इसका मतलब वो खुद नहीं बनना चाहता। तो खुद क्यों नहीं बनना चाहता, यही पूछा गया है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर आप डाल देते हो, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, O2 has comparatively smaller size, oxygen is more reactive, addition of electron in oxygen results in larger size। नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, देखो रिपल्सन ओवरवेट्स द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सेम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। ठीक है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय वन ऑफ दिस बट विच शोन बाय वन ऑफ दिस बट नॉट बाय द अदर। तो एक के द्वारा दिखाई जाती है, दूसरे के द्वारा नहीं दिखाई जाती है, कौन सा? तो इस सॉल्युबल इन वाटर, तो दोनों, क्योंकि दोनों पोलर हैं और पोलर चीजें वाटर में सॉल्युबल होगी, तो ये सही हो जाएगा है ना। तो ये तो सही होगा। कौन सा पूछा गया? नॉट शोन बाय अदर, मतलब एक दिखाए दूसरा ना दिखाए। इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, हाँ तो NO2 यूज किया जाता है, नहीं SO2, है ना, नहीं NO2 नहीं यूज किया जाता है ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। NO2 जो होता है ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे नहीं यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है फूड प्रिजर्वेटिव में, है ना, जैसे आप चिप्स खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन NO2 नहीं होता है ना। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ना, आपको पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये रिएक्टिव होता है काफी। तो NO2 नहीं यूज किया जाता, हाँ SO2 यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यही प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एसिड रेन में दोनों का हेल्पफुल है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, 13 देखो, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो एसिडिटी किस ऑर्डर में बढ़ेगी डाइप्रोटिक एक्वस सॉल्यूशंस, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो H2S H2E, एटॉमिक साइज पे बेसिस पे आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एसिडिटी मतलब हाइड्रोजन कितनी आसानी से निकल जाता है। H2S जो होता है इसका स्मॉल साइज होता है, सल्फर हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, तो इस वजह से इसमें नहीं निकल पाएगा। सेलेनियम फिर थोड़ा ज्यादा साइज होता है और टेलिरियम का काफी बड़ा साइज होता है, तो यही ए ऑप्शन सही होगा। किस बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। ठीक है, एसिडिटी तो यही होती है ना, क्योंकि डाइप्रोटिक एसिड्स है ना, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकालना ही यहाँ पे एसिडिटी कहलाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन को निकालना यहाँ पे सबसे ज्यादा आसान कहाँ पे? H2TE में, इसी वजह से सबसे अच्छा एसिड है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, तो 14th में और देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एक सेकेंड, HClO4, H2SO4, H2SO3, HClO3, ये आप करो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे ज्यादा कौन है? HClO4 कितने में है? 4 दूनी 8 माइनस 1 7 +7 के स्टेज में है ना। H2SO4 में आपको पता है सल्फर जो होता है 6 में होता है, +6 में। H2SO3 में 3 माइनस 2 5 में, +5 में होगा, है ना। 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4 में होगा, +4 में होगा। ठीक है, H2SO4 में। और 3 दूनी 6 माइनस 1, HClO3 में कितना होगा? 6 माइनस 1 5 में। तो सबसे ज्यादा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसी का होगा, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। नो पाई बॉन्ड मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अच्छा, पाई बॉन्ड नहीं है, तो SO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये तो है ही है। CO2 का स्ट्रक्चर पता है आपको, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना। NO2 का स्ट्रक्चर पता है, N डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के प्लस चार्ज लगा दो। ठीक है, नहीं NO2 किस तरीके से बनाया जाए?
हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ये, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बसता है, चार यूज हो जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बसता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। H2 में कोई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे दो लोन पेयर। तो डी ऑप्शन, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ना। 16 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग? हीट करने पे कौन ऑक्सीजन नहीं देगा? कौन ऑक्सीजन नहीं होगा? तो देखो K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन देगा जरूर, है ना। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये ऑक्सीजन नहीं देगा। इसमें आपको देखो, इसको अगर आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस निकलती है, साथ में Cr2O3 निकलता है। ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे यानी O2 नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रटने पड़ेंगे, है ना। इनको निकालने का अगर आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको निकालने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप हीट कर करके देखेंगे, लेकिन इतनी सारी रिएक्शंस कहाँ से याद रखोगे, है ना। तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XeO4। तो XeO4 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, पहले बना लेते हैं किस तरीके से होता है XeO4। क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, चार डबल बॉन्ड होंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, लोन पेयर एक भी बचेगा नहीं, और टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही तो देखना था, पहला ही गलत है। बाकी देयर आर 4 p पाई डी पाई बॉन्ड, सही है। देयर आर 4 sp3 टू p सिग्मा बॉन्ड, सही है। ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ठीक है, XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ABC, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 17 का हो जाएगा। 18 पे आ जाओ। In which of the following compounds nitrogen exhibits highest oxidation state? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। NH3 में कितना होगा? +3 होना है, हाँ? नहीं, -3 होगा। x +3 बराबर 0, है ना, x इक्वल टू -3। हाँ, NH2OH में कितना होगा? NH2 प्लस OH माइनस में इसको तोड़ दो, NH2 का निकाल दो, यहाँ पे भी x +3 में होगा। NH2 प्लस OH माइनस, हाँ, यहाँ पे भी +3 में होगा, लेकिन यहाँ तो -3 में था, यहाँ पे भी -3 में होगा। हाँ, अरे इसको मैंने क्या किया है, NH2 प्लस और OH माइनस में तोड़ दिया, तो NH2 प्लस के हिसाब से नाइट्रोजन को x मानो, है ना, +2x, 2 मतलब 2 × 1, है ना, इक्वल टू यहाँ पे प्लस चार्ज, +1 चार्ज, NH2 प्लस OH माइनस। हाँ, तो यहाँ कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो -3 था वहां पे, यहाँ पे -1। तीसरे में देखो N3H, तो 3 नाइट्रोजन यहाँ पे है, +1 बराबर 0, नाइट्रोजन इक्वल टू -1/3, है ना। सी में तो ये हो जाएगा -1/3। और कौन सा है? ज्यादा फॉलोइंग एग्जिस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, N2O4 में कितना है? 2x प्लस 4 बराबर 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -2। अब सारे नेगेटिव में आए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? -1 -2 -1/3, यही सबसे ज्यादा होगा, है ना। नेगेटिव में जितना कोई चीज कम होती है, वही मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, तो -1/3 इन चारों में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाइपो, हाँ सही है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस, क्या नाम था हाइपोफॉस्फोरस, कौन था? S3PO2 ना, हाँ ये था S3PO2, H3PO2, और बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैंने बताया था S3, जब भी आप फास्फोरस के ऑक्सो एसिड बनाओ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना, फिर जो बचेगा उसको OH के साथ लगा देना, और 2 हाइड्रोजन बचेंगे ऐसे ही लगा देना। तो ये तो मोनोप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक इन्होंने लिखा है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यही वाला निकल पाएगा, बाकी तो कोई निकलेंगे। ठीक है, अब देखो, ऑल ऑक्सीजन एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस, सही बात है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है सब में। ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड, मैंने बताया था सब में PO बॉन्ड आपको लगा देना है, एंड 1 POH बॉन्ड, सारे के पास होता है एक डबल POH। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? किससे हमें मिलेगा सल्फर ट्राई यानी SO3? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। Fe2SO4 होल थ्राइस, आप जब इसको हीट करते हो डिसइंटीग्रेट होता है, ये Fe2O3 बनता है, साथ में SO3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 21 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट? तो मतलब गिवन सीक्वेंस सही नहीं है प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर HBr HCl HCl, ये तो सही है ना। इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, pKa वैल्यू जो होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है
एसिडिक स्ट्रेंथ वो पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा पीके होगा उतना ही वो कम एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा पीके H2TE का दे रखा है, लेकिन H2TE एक अच्छा एसिड होता है ना। इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक H2TE होता है, तो ये सीक्वेंस इन्होंने गलत दिया है। पीके वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा, जबकि यहाँ पे H2TE का सीक्वेंस इन्होंने ज्यादा ले रखा है ना। पीके, तो अगर इसका पीके ज्यादा होता तो ये कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा एसिड है ना। तो बी ऑप्शन ये है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर पीके की जगह के ए दिया होता इन्होंने तब भी ऑप्शन सही होता है ना। तो बी हो जाएगा 21 का। बाकी भी आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर ये भी सही है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ये भी सही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक गलत हो गया तो बाकी सारे सही ही होंगे, है ना। 22 पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H4P2O5। अच्छा, सब में निकालना है तो वही एक्स वाला करके निकाल लो, है ना। जैसे पहले में निकालते हैं H4P2O5 में पी को एक्स मान लेते हैं, तो 2x और 4 +4 और -10, है ना। -2 होता है ऑक्सीजन का, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -10 बराबर 0। ठीक है, तो 4 -6 -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, 2x बराबर +6 हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो इधर तो +3 आएगा, इस वाले में +3 आएगा। H4P2O6 का देखो, तो 2x यहाँ पे भी हो जाएगा, +4 यहाँ पे भी हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी -12 बराबर 0। ठीक है, तो 12 उधर, 12 4 8, 8 उधर जाएगा, 2x बराबर 8, है ना, प्लस में जाएगा, 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू +4 ही आ जाएगा, तो +4 इसमें होगा। H2P4 P2O7 में, तो इसमें भी वही है, 2x +4 माइनस यहाँ पे 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, 0। 14 -4 10, 10 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2x बराबर 10 और x बराबर यहाँ पे +5 हो गया, तो +5। तो 3 4 5 वो भी प्लस में, तो 3 4 5 यानी 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, 23 देखो, 23 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो देखो तीनों को बना लेते हैं। Cl2O पहला है, तो O Cl और Cl, है ना, कुछ H2O के टाइप का स्ट्रक्चर होगा Cl2O का, है ना। और क्योंकि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने यूज कर दिए, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम होता है, आपको पता है, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल आ जाता है। ठीक है, Cl O2 देख लेते हैं, तो Cl एक है और 2 O2 जुड़े हुए हैं, तो Cl ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा ऑक्सीजन। इसका भी शेप बेंड ही होगा, लेकिन इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इसने यूज कर लिए, है ना। क्लोरीन पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यूज हो गए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक लोन पेयर है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तीसरा क्या है, Cl O2 माइनस, तो यहाँ बना देता हूँ, है ना। Cl O2 तो हम ऐसे ही बनाएंगे, और माइनस जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देगा। तो नॉर्मली देखो अभी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, है ना, लेकिन जो माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ गए। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है इसकी साइज, है ना, बॉन्ड का लेंथ छोटी रहती है, और बॉन्ड का लेंथ छोटी है, साथ में 2 लोन पेयर है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसी का आएगा, स्मॉलेस्ट, Cl O2 का, है ना। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव, हाँ हाँ, सबसे नेगेटिव चार्ज यही पे तो है। हाँ, नेगेटिव चार्ज यही है, हाँ। तो सबसे कम तो इसी का होगा, Cl O2 माइनस का, Cl O2 माइनस, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, आप देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना, लोन पेयर ही मिटा दिया, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक ये है और एक ये है, और लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है और दूसरा यहाँ पे सिंगल चार्ज है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ज्यादा कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, तो Cl O2 का सबसे ज्यादा होगा, Cl2O का उससे कम होगा। ठीक है, तो 23 का डी हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। अब P4O10 का आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसके लिए तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको जूम करके बनाते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो P4O10, पहले एक काम करो, 4 आप P ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब कोई दूसरा वो ले लेते हैं कलर। ठीक है, अब आपको एक एक ऑक्सीजन चारों पी को जोड़ते हुए लगा देना है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। एक एक ऑक्सीजन आपको चारों पी को जोड़ते हुए लगा देना। अब कितने बचे, 10, है ना, 4 हमने लगा दिए। अब आप क्या करो, 2 ब्रिज बना दो, है ना, 2 ब्रिज ऑक्सीजन आपको लगाना है, तो एक, एक आप यूं करके लगा दो, ठीक है, और दूसरा ये ऐसे लगा दो, है ना। तो इस पी और इस पी के बीच में एक है, और इस पी और इस पी के बीच में एक है,
फिर अब जो ऑक्सीजन ऑलरेडी बचा हुआ है, क्योंकि 4 और 2 6 हमने लगा दिए है ना, 4 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, सारे फास्फोरस पे डबल बॉन्ड से लगा दो, क्योंकि 5 बॉन्ड ऑलरेडी फास्फोरस बना सकता है ना। बस ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होता है P4O10 का, है ना। अगर आपको पता होगा, याद होगा, तभी आप कर पाओगे। तो हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, तो कितने ब्रिज ऑक्सीजन, 2 एटम, है ना। 24 का ब्रिजिंग, सॉरी सॉरी, इसको भी हम ऐड करेंगे, ये और ये और ये और ये, तो ये बीच में है ना, P4O के। और 4 हमारे पास साइड साइड में है जो कि P को जोड़ रहा है, तो 4 ऐसे हैं साइड वाले और 2 बीच वाले, टोटल 6 है जो कि फॉस्फोरस को जोड़ रहे हैं, 6 ब्रिजिंग एटम्स, ठीक है। तो ए हो जाएगा। 25 देखो, among the following which is the strongest oxidizing agent, कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो, वैसे तो इसमें आपको एसओपी एसआरपी का वो कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए, किसका ज्यादा होता है किसका कम, है ना। फ्लोरीन आंसर होगा हमारा। लेकिन एक अगर जनरल कॉन्सेप्ट से देखो, जो कि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट गलत होगा, लेकिन आपका आंसर आ सकता है किसी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। अब किसी को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना पड़ेगा, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन आसानी से करवाएगा, फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हालांकि ये सही आंसर नहीं है ना। सही आंसर ये होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल फ्लोरीन का ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कि आप पढ़ते हो। तो इस वजह से फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आप याद रखिएगा इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन सबसे आसानी से निकलवा सकता है इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर से, तो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है आसानी से, ठीक है। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन का मॉलिक्यूल का एंगुलर शेप आप बना ही लो फिर यहाँ पे, है ना। ऐसा होता है ना। अब इसमें मतलब सब पे लोन पेयर होते हैं, जो बचे हुए हैं वो लोन पेयर आप लगा देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लोन पेयर डोनेशन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर तो इस बॉन्ड में यूज कर लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास एक लोन पेयर बचता है, ठीक है। इसके पास तो खुद के अपने, ठीक है, 6 लोन पेयर है, साथ में जो एक्सेप्ट किया है वो भी है, ठीक है। और इसके पास भी 2 लोन पेयर अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें रेजोनेंस भी होता रहता है। तो एंगुलर शेप जो होता है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, तो ये तो बहुत आसान है ना। कितने, एक आप कह सकते हैं ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा एक पाई है। और ये वाला जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको आप सिग्मा बॉन्ड बने करिए, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी हम इसको चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, है ना। हम ऐसा लिख देते हैं इसको, इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको O माइनस कह देते हैं, इसको O प्लस कह देते हैं। समझ में आ रहा। तो ये सिग्मा बॉन्ड से तरीका होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप चेंज करना चाहें सिग्मा बॉन्ड पे, तो ऐसा तरीका होता है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज दिखा दो, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास पॉजिटिव दिखा दो। और नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल जीरो, तो O3 का मॉलिक्यूल ये भी है, O3 का वो भी है, बस उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट में आप कंफ्यूजन हो गए कि हाँ सिग्मा बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट, या फिर वैसे पाई कहलाता है ना। तो ये आप सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो हम 2 सिग्मा 1 पाई कहेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सिग्मा एंड 1 पाई। 27 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड, तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, वही तो है एस वाला क्वेश्चन। हाँ, वही तो है, देखो वही लिखा हुआ है, HClO 2 HClO 3 HClO 4, है ना। दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दो तो वही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही होगा। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। यहाँ पे क्लोरीन कितने पे है, 4, 8, 8 में से एक है 7, यहाँ पे 7 पे है, +7 है, यहाँ +5 पे है, यहाँ +3 पे हो, यहाँ +1 पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और वही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है। देखो वहां उन्होंने डायरेक्ट HClO 2 लिख दिया था, यहाँ पे HOClO लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे HOClO 2 लिख दिया है, ठीक है। वहां पे HClO 3 लिख दिया था। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है। 28 आ जाओ। The electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than between nitrogen and hydrogen. Yet dipole moment of NH3 is इतना larger than NF3। ये तो बहुत ही अजीब सा, मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। NF3 और NH3 का डाइपोल मोमेंट क्यों चेंज है, क्यों अलग अलग है, ये पूछा गया है। बेसिकली एक का ज्यादा है एक का कम है, डायरेक्शन मैटर करता है ना। NH3 जब आप बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ऊपर की ओर ऐसे नेगेटिव चार्ज जाएगा। इसके ऊपर से मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर की ओर जाएगा। और ऊपर ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ लोन पेयर के फॉर्म में। तो ओवरऑल अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर मिल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है उस डाइपोल मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नीचे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की ओर ही तो डायरेक्शन होता है डाइपोल का। समझ में आ रहा है। और NF3 में क्या होता है,
एफ एफ एफ। फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन ऐसे खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और नाइट्रोजन में लोन पेयर ऊपर की ओर है, तो कुछ ऊपर जाना चाहते हैं, कुछ नीचे जाना चाहते हैं। तो आता तो लोन पेयर, इसका मतलब क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट आता तो है, लेकिन बहुत कम आता है। देखो NH3 में देखो 1.5 डी आ रहा है, और NF3 में 0.2 डी आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर खींचना चाह रहा है, मतलब एक मतलब एक की वजह से ऊपर की ओर डायपोल बनना चाह रहा है, और दूसरे की वजह से नीचे की ओर, है ना। और जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा उधर ही डायपोल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पढ़ दो, क्यों ज्यादा है, देखते हैं। इन NH3 एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन अपोजिट डायमेंशन। अब एटॉमिक डायपोल बॉन्ड डायपोल मतलब, देखो एटॉमिक डायपोल इसकी वजह से, जो लोन पेयर की वजह से ये ऊपर की ओर है, और बॉन्ड डायपोल इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं सेम डायरेक्शन में, है ना। बॉन्ड डायपोल मतलब जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसके वजह से डायपोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इन NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन सेम ऑर्डर, गलत है ना। फ्लोरीन में जो एटॉमिक डायपोल है वो ऊपर की ओर है ना, ये एटॉमिक डायपोल का, ये एटॉमिक डायपोल की डायरेक्शन है, और ये है हमारा बॉन्ड डायपोल की डायरेक्शन। ठीक है, इन NH3 एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन, हाँ सही है NH3 में, वेयर एज NF3 में अपोजिट डायरेक्शन, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 29 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट इट। तो नॉट मतलब गलत बताना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, है ना 29 में, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है। इसी वजह से फ्लोरीन जो होता है वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो सही ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, और फ्लोरीन आपका उसके बाद में आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ना, क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका ब्रोमीन आता है ना। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन आता है, Br2 आता है, और उसके बाद, एक सेकंड, उसके बाद फ्लोरीन आता है। मैंने बताया था, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसके बाद आइडियल आता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे फ्लोरीन आ जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बाकी सारे सही होंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर आपने देख ली ऑलरेडी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर HF की सबसे कम होगी, HI की सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने देख ली है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी आपको पता है। तो 29 का ए ऑप्शन सही। 30 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर और ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो NH3 में तो सारे बॉन्ड ही इक्वल होंगे, है ना, आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर देख चुके हैं। NF3 कुछ ऐसा होता है, और एक ऊपर लोन पेयर होता है, तो कोई यहाँ पे भेदभाव तो है नहीं, है ना। तो सारे बॉन्ड इसमें सेम होंगे। ClF3 अगर देखें, तो देखो ClF3 में बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं, यही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि अगर हम और लिखा देंगे ClF3 का, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे Cl है, अगर 3 हमने फ्लोरीन लगा दिए हैं ऐसे, 3 फ्लोरीन लगा दिए हैं और 2 लोन पेयर बचा है ना, इस तरह के। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड लंबे होते हैं, और ये उतना लंबा बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ClF के बीच में, जो एक्सियल बॉन्ड हम कहते हैं जिन्हें, है ना, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होते हैं, है ना। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो थोड़ा कम क्या कहते हैं, लेंथ का होता है। तो इसी वजह से ClF3 हमारा सही आंसर होगा, है ना, टी शेप जिसे हम कहते हैं। 31 देखो, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ आइसोमोलर, मतलब सेम मोल दे रखा है ना, सबका नंबर ऑफ मोल सेम है। सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सेलेनाइड और सोडियम टेलोराइड। तो सोडियम तो चारों में है, देखो इस तरीके से लिख लो, Na2O हमें दे रखा है, Na2S दे रखा है, Na2Se दे रखा है, और Na2Te दे रखा है ना। इसका pH 1, इसका pH 2 है, इसका pH 3, और इसका pH 4। तो मतलब pH की वैल्यू है ना, pH ऐसे लिखा हुआ है, वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, ऐसे लिख रहा है pH 1 pH 2 pH 3। अब देखो जैसे ऊपर से आप नीचे की ओर जाने लगते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। एक सेकंड, चलो ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर जाने लगते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है ना, नीचे वाला ज्यादा एसिडिक होता है, तो Na2Te जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा, है ना। जो एसिडिक चीजें होती हैं उनका पीएच कम होता है, तो pH 4 सबसे कम, फिर pH 3, फिर pH 2, फिर pH 1, pH 1 सबसे ज्यादा होगा, pH 1 pH 2 pH 3 pH 4, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 32 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सस्पेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। ठीक है,
वैसे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें दिखेंगे कहीं पे? हाँ, क्लोरीन में दिखेंगे, है ना। ऑक्सीजन O2 जो है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 दूना 32, है ना। हाँ, 32 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, सही बात है। नहीं, 16 तो, हाँ सही है, 8 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ। 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक वेट पे मैं चला गया था। 16 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17। 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 7 6 13, 1 1 2 3, 33 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। बाकी सब में देखो इवन नंबर, 8 दूनी 16, 16 6 22, है ना इलेक्ट्रॉन। SO2 में कितना, 16 16 होता है ना सल्फर, हाँ 16 और 16 32 इलेक्ट्रॉन। SiO2 में 16, 8 दूनी 16 है ना, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन सल्फर के बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन सल्फर का C, है ना। कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कार्बन होता है 6, और 6 में आप कितना ऐड करोगे? 8 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 8 6 14, 14 है ना। 14 और 16, 14 और 16 30, 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cl2O में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑप्शन सही होगा। यही हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम अब काफी ज्यादा हो गया है, तो दिमाग हमारा थोड़ा कम काम कर रहा है ना। तो बने रहिएगा साथ में। विच आर द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट? किसमें परमानेंट डाइपोल होगा? तो आओ देख लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। XeF4 का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप बनाओ, क्योंकि इसमें नहीं होगा, हमें पता है ना। Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन लग जाते हैं ऐसे, है ना। 4 फ्लोरीन ऐसे लग जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो जितना डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा जितना ही नीचे आएगा। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो XeF4 का तो म्यू यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अच्छा। BF3 में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। BF F और F ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो जितना नीचे ये फ्लोरीन खींचेगा, ये दोनों फ्लोरीन मिला के उतना ही ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो और डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू 0 आएगा। SF4 की बात करें, कार्बन सल्फर सिलिकॉन, नहीं ऑक्सीजन सल्फर, सॉरी, है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन देखो आप, एक सेकंड रुको जरा, यही बना रहा हूँ, ठीक है मैं। ऑक्सीजन में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, है ना। 4 ऑक्सीजन लग गए हैं, तो 4, सॉरी 4 फ्लोरीन लग गए हैं। ऐसा 4 ऑक्सीजन क्यों लेकर चल रहा हूँ मैं, सल्फर लेकर चल रहा। तो 4 आप फ्लोरीन लगा दो, तो एक लोन पेयर यहाँ बचेगा, है ना। अब मान लो फ्लोरीन की वजह से एक दूसरे से कट भी जाता है डाइपोल, तो लोन पेयर की वजह से तो रहेगा ही। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। SiF4 में भी 0 होगा, क्योंकि SiF4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी म्यू 0 आएगा। ठीक है, SiF4 कैसा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, जितना ऊपर दोनों फ्लोरीन मिलकर लगाएंगे उतना ही नीचे ये दोनों फ्लोरीन मिलकर खींचेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इधर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन सबसे आसान लगता है। ठीक है, 34 क्या कह रहा है? एमंग पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक, द एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विथ क्लोरीन। तो बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें दो ही एटम है ना। जैसे क्लोरीन के साथ है, अगर मान लो फ्लोरीन आयरन की बात करें, तो सिर्फ आयरन क्लोरीन होना चाहिए। तो मोर देन वन, अब ऐसा आयरन ही हो सकता है आंसर, है ना। आयरन का कोई ऐसा एलिमेंट बताओ, जैसे FeCl2 एक तो ऐसे ही हो गया। अच्छा, +3 के स्टेज में ये FeCl3 भी बना सकते हैं, हो गया आंसर, आ गया हमारा आयरन, है ना। आयरन +2 +3 दो स्टेज शो करता है, +2 के स्टेज में FeCl3 और FeCl2, और +3 के स्टेज में FeCl3 बना सकता है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, कोई एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनेगा, बाइनरी फॉर्म में नहीं बना पाएगा, है ना। जिसमें सिर्फ दोनों होना चाहिए, सिर्फ मतलब वो एलिमेंट हो और हमारा क्लोरीन हो, सिर्फ यही दोनों। ठीक है, 35 पे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। तो सिलिकॉन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं हो सकता, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सिलिकॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आता है कि कितने मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए। अब सिलिकॉन जो होता है इसमें टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। दो लोन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये डोनेट कर सकता है, एक ये, तो मैक्सिमम दो ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, ये आंसर गलत होगा। सेकंड पे आ जाओ।
बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, ये तो सही है ना। F2 में बहुत ही छोटे साइज की वजह से रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड कमजोर हो जाता है इसका, ठीक है। बाकी सारे सही होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Mn2 इन एक्वस स्टेट, सही है। एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप ओनली, सो +3 एंड +5 सही है, ठीक है। 36 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, फिर से ये पूछा गया। एसिडिक ऑर्डर NH3 PH3 और ASH3, तो नीचे जाते समय आपका साइज बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है, तो ये सही है, एसिडिक ऑर्डर है ना, हमें रॉन्ग पूछा गया है। फर्स्ट आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज्यादा कार्बन की, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी, है ना। सेकंड ग्रुप में अगर आप देखते हो तो कौन सा होता है, हाँ ही, वी, ना, नहीं, बेरी, बो, का, ना, है ना। सेकंड ग्रुप में आप देखते हो तो ये होता है ना। अब नॉर्मली क्या होता है कि बेरिलियम जो होता है वो बोरॉन से आगे चला जाता है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो फुल फिल्ड होता है। तो लिथियम वैसे तो ऐसे बढ़ता चला जाना चाहिए, है ना, लेकिन ये ऑर्डर गलत होता है, ये गलत ऑर्डर है। होता ये है कि लिथियम से ज्यादा आपका पहले बोरॉन आ जाता है, फिर बोरॉन के बाद बेरिलियम, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का जाता है, ठीक है। और यही आंसर यहाँ पे देख लो, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का दे रखा है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन का वही रहेगा, और नाइट्रोजन आगे चला जाता है ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड होता है, तो ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा सही होता है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको देखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का, तो कि गलत हो जाएगा, बोरॉन जो है उसका कम हो जाता है, बेरिलियम आगे जाता है, ठीक है। तो हम किस वाले उस पे आ गए हैं, सेवेंथ पेज पे आ गए हैं, 8 पेज है, ज्यादा क्वेश्चन सब नहीं रह गए, ठीक है। आ करते हैं, शुरू करें। 37 देखो, अच्छा बाकी सारे सही होंगे, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। 37 देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एमंग द फॉलोइंग, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो अभी ऑलरेडी बताया है ना। बेरिलियम से, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का होगा, ये तो सही बात है। तो यहाँ पे तो ये और ये ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, बेरिलियम का कम बता रखा है। फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का, नहीं नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, हाँ सही है, फिर ऑक्सीजन का फिर नाइट्रोजन का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा हो गया, हाफ फील्ड की वजह से, और बेरिलियम का फुल फील्ड की वजह से, ठीक है। तो 37 का है। 38 देखो, विच कंपाउंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर किसके पास होगा, तो HCl4 होगा, आपको पता है ऑलरेडी, हम कितनी बार बना चुके हैं ना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 4 फ्लोरीन ऐसे लगे होते हैं, और 2 लोन पेयर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका आता है, ठीक है। 39 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक, तो जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतना अच्छी, सॉरी, जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा उतनी एसिडिक ऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि देखो जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। तो आपको देखना है कितना अच्छा नॉन मेटल है, तो सबसे अच्छा नॉन मेटल इन चारों में कौन है, तो आर्सेनिक, अच्छा इस तरीके से देख लेते हैं। अच्छा नाइट्रोजन ही फैमिली के हैं ना सब, हाँ, Sb, है ना, बिस्मथ है नहीं। तो इन चारों में सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि नीचे जाते समय मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का जो मतलब ऑक्साइड है वो सबसे अच्छा एसिड होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक एसिडिक होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है। 40 वाला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव फास्फोरस जो होता है व्हाइट फास्फोरस होता है। व्हाइट, रेड और वायलेट स्कारलेट तो पढ़ाया भी नहीं जाता हमारे यहाँ, है ना। तो व्हाइट फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक, सबसे कम टेम्परेचर पे ये मतलब बर्न करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। 41 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन को बनाने के लिए क्या यूज होता है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप देख लो 1999 का है। इसको पूछा है ना, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, MnO2 और KMnO4 यूज कर सकते हैं हम क्लोरीन को बनाने के लिए, ठीक है। MnO2 को या फिर KMnO4 को HCl से रिएक्ट कराते हैं, है ना, उससे क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। हाँ सही है, इससे क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। ओनली है, ये भी ओनली है, आइदर नहीं, ये याद करना, बोथ KMnO4 और O, ठीक है। 42 देखो, 42 रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की एसिडिटी बढ़नी चाहिए। अब देखो एसिडिटी जब भी सॉइल में आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूटता है ना, जैसे, लेकिन यूरिया तो टूटेगा नहीं, है ना। NH4CO NH4 इसका, है ना, NH3CO NH3 इसका वो होता है फॉर्मूला। और ये तो
टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो कौन टूट रहा है? देखो अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, क्या फॉर्मूला होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, ये होगा आंसर हमारा। कैसे होगा? देखो, जो NH4 होल ट्वाइस है SO4 है, ये एक एसिड और बेस से मिलकर बना है। ये एक सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है। ये किस एसिड से मिलकर बना है? H2SO4 जो है एसिड है, जिससे हमारा SO4 ग्रुप आया है, और NH4OH बेस है, जिससे हमारा NH4 ग्रुप आया है। अब जो H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है। और NH4OH जो है, एक ये एक वीक बेस है, ठीक है। तो एसिडिटी बढ़ा देगा NH अमोनियम सल्फेट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे जैसे ही जाएगा पानी से रिएक्ट करेगा, टूटेगा अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जब आप डालोगे तो H2SO4 प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। 43 बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो सब नाइट्रोजन की फैमिली के हैं, सबका आपको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आएगा, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और एक लोन पेयर, क्योंकि सबके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब यहाँ पे मैटर क्या करता है? तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे उतना ज्यादा हमारा डाइपोल मूवमेंट आएगा ऊपर की ओर। तो NH3 यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट दिखाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कौन सा था? H3PO2 ना, PO2, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, फास्फोरस में सबसे पहले डबल बॉन्ड O लगा दो, कोई भी ऑक्सी एसिड आप बनाओ फास्फोरस का, पहले डबल बॉन्ड O लगा दो। फिर उसके बाद जितना O बचा हुआ है उसको H के साथ डाल दो, तो एक ही H बचा है, O बचा था, बाकी H और H ऐसे ही रहेगा। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, H3PO3, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कैसी होगी? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ा था फ्लोरीन और क्लोरीन में, नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है छोटा साइज की वजह से उसका बॉन्ड बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो कमजोर हो जाता है, क्लोरीन का बॉन्ड जो है ज्यादा मजबूत हो जाता है, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जब आप बॉन्ड को देखते हैं, O2 को देखते हैं, तो उसका भी कम हो जाता है साइज जो है, मतलब रिपल्सन की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब उसको आसानी से तोड़ सकते हो आप। किसके कंपेरिजन में? सल्फर के, है ना। तो H2, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन आगे चला गया, वैसे ऑक्सीजन से यहाँ पे सल्फर आगे चला जाता है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी बाउंड आपको S2 का देखने को मिलेगा, ठीक है। 46 देखो, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप डिक्रीजेस, एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नीचे जाते हो आप तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। पूछा क्या गया? बेसिक कैरेक्टर ही पूछा गया है। तो NH3, फिर PS3, ASS3, फिर SbS3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। Among the following oxides the lowest acidic is, सबसे कम कौन एसिडिक है? अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मैंने बताया था कि ऑक्साइड जो होते हैं, यहाँ बोला गया एसिडिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन तीनों में जो मेटेलिक कैरेक्टर है आर्सेनिक में, है ना, आर्सेनिक में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है आर्सेनिक के कंपेरिजन में। तो फॉस्फोरस ऑब्वियसली इन चारों में ये तो कंफर्म चला गया कि एस से ज्यादा हमारे पास पी होगा, है ना। ए और बी से ज्यादा हमारे पास क्या? सी और डी होगा, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरी चीज देखो, हमारे पास P4O6 है, लोवेस्ट एसिडिक। तो बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हाँ, इन्हीं तो रोमांस होना चाहिए, है ना। और देख लेते हैं, P4O6 में आप देखते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4, 4x = 12 आएगा, x = +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और P4O में, P4O10 में 4x बराबर 20 आ जाएगा, x = +5 आ जाएगा। तो यही आंसर सही होगा, डी ऑप्शन, है ना। +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, है ना। तो हमने यहाँ पे दो चीजें लगाई है क्राइटेरिया कंपेयर करने के लिए। एक तो हमने लगा दिया कि आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना अच्छा एसिडिक होगा, है ना। और दूसरी चीज हमने दिखा लिया, दो नॉन मेटल हमें मिल गया, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, ठीक है। ठीक है, 48 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। वैसे तो फ्लोरीन की हो सकती थी, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता आसानी से, ठीक है। तो 48 का डी डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसके अंदर? क्लोरीन की, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है। सबसे इजीली ले लेता है, इस वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड। तो क्लोराइड की बात हो रही है ना। Ca+ क्लोराइड, ClO2, ये +2 था, ये ट्वाइस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ठीक है, तो 49 का बी होगा। यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है इसमें वैलेंसी क्योंकि कैल्शियम की दो होती है, क्लोराइड आयन आपको पता है Cl2O- ये क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। ठीक है, Cl2O-, Cl2O-, ठीक है। तो एक कैल्शियम के साथ दो लगेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड ये हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विथ आयोडीन गिव्स। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, Na2H2O3, हाँ ये तो होता है सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका किसके साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना है। अब इसमें क्या मिलेगा, सल्फाइड आयन, टेट्राथायोनेट आयन। तो देखो मिलता तो टेट्राथायोनेट आयन है, लेकिन छोड़ देना क्वेश्चन, है ना, अब ये आएगा नहीं, है ना। इसमें आपको मिलता है Na2S4O6 करके एक मिलता है, S4O6 माइनस टू, है ना, यही होता है टेट्राथायोनेट आयन, है ना। साथ में Na मिलता है। तो आता तो टेट्राथायोनेट है, लेकिन अब मुश्किल है पूछा जाना, इस तरह क्वेश्चन है ना, 1996 का है, बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते थे जो कि अब नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से 51 देखो, अबाउट 20 किलोमीटर above द अर्थ देयर इज ओजोन लेयर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन एंड ओजोन लेयर इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट में सही है ओजोन और ओजोन के लेयर के लिए। इट इज बेनिफिशियल टू अस एज इट सॉफ्ट्स यूवी रेडिएशन, तो ट्रू पूछा गया था, ये तो सही है। कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन इज अ ट्राइटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, नहीं बेंड होता है, हार्मफुल होता है नहीं। 52 देखो, the elemental electronic configuration of an element is this, what is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table। तो अच्छा, इसमें कितने हैं, 6 4 10, 10 5 15। तो 15 के जस्ट नीचे कितना कौन होगा, तो 15 कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड हमारे पास होगा ना 15। हाँ, थर्ड पीरियड ही होना चाहिए। अरे, शुरुआत पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट है, दूसरे में 8 है ना, और तीसरे में अपना 18 है। ठीक है, हाँ, तो 15 हमारा थर्ड पीरियड होना चाहिए, और उसके बाद फिफ्थ ग्रुप बेसिकली होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगले पीरियड में आप जाओगे तो 18 आपको ऐड करना पड़ेगा, 18 एलिमेंट आप घूमोगे तभी तो अगले पीरियड में यहीं पे आओगे वापस। ठीक है, तो 18 आपको ऐड करना पड़ेगा, 8 5 13, 2 1 3, 2 1 1 1 2 और 1 3, है ना, 33 आ जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का मतलब लगाने का एक और तरीका होता है कि आपको नोबल गैसेस याद करनी पड़ती है कि नोबल गैस किस किस नंबर पे है ना। 2 है, फिर 10 है, फिर 18 है ना। क्योंकि हम थर्ड पीरियड में थे तो 15 से थे, 15 के बाद 18 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगला 36 है ना। 18 में आपने 18 ऐड किया तभी तो 36 आया। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, 53 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ए होता है, NO2। NO2 जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। 54 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयंस। तो ब्रोमाइड आयन है किसी चीज का, उसमें से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है कौन, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वही ब्रोमीन को मतलब रिएक्ट कर, मतलब रिप्लेस कर सकता है। तो अब यहाँ पे रिएक्टिविटी आपको होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, Br2, फिर I2। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये रिएक्ट मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं ब्रोमीन को, तो यहाँ पे Cl2 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी। अच्छा, Cl माइनस क्या होगा, क्योंकि ब्रोमाइड आयंस ऑलरेडी Br माइनस है। हाँ, Cl माइनस भी तो हो सकता है। नहीं, Cl माइनस नहीं, क्लोरीन जाके मतलब डिस्प्लेस करेगा ना, Cl माइनस तो आपको मिलेगा। अगर वो वाला टूटेगा, जो कंपाउंड हमारे पास मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के बाद, अगर वो टूटेगा तो Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, तो Cl2 आंसर सही होगा यहाँ पे 54 का। 55 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन फ्लोराइड, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल नहीं है। NF3 हो सकता है, लेकिन NF5 नहीं हो सकता, है ना, डी ऑर्बिटल चाहिए इसके लिए, 5 उसको बनाने के लिए। 56 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही है Cl माइनस, है ना। Cl माइनस में आपका क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आप निगेटिव चार्ज लाते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से लाके इस पे डाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 4 लोन पेयर आपके पास मिल गए। ठीक है, तो Cl माइनस होगा। 57 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म आयन। कौन आसानी से एनायन बना देगा, तो एनायंस कौन बनाता है, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल्स। तो जितने अच्छे नॉन मेटल्स होंगे वही आसानी से एनायन बनाएंगे। तो इसमें नॉन मेटल कौन है, देखो जरा, गैलियम, निकल
और टेलुरियम नहीं, ये तो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। ये तो फिर भी ठीक है, मेटल है, ये तो पूरा का पूरा मेटल है, ये तो हो ही नहीं सकता। सोडियम मैग्नीशियम काफी अच्छे मेटल माने जाते हैं, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे अच्छे नॉन मेटल्स में से आते हैं, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आसानी से आयन बना लेंगे, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स है, इस वजह से आप लिख लो नॉन मेटल्स, गुड नॉन मेटल्स, है ना। ये दोनों भी सारे के सारे मेटल्स हैं और ये भी मेटल के कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। 58 देखो, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन वही चीज मैंने बताया था जो ऊपर अभी, जहाँ पे हमें किसको, क्लोरीन को, है ना, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना था तो क्लोरीन ने किया था, वैसे ही ये भी है। हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है, मतलब केबीआर है। केबीआर में से ब्रोमीन लिबरेट कराना है, मतलब ब्रोमीन को हटाना है, तो कोई ऐसा चाहिए जो कि ब्रोमीन को रिप्लेस कर सके और क्लोरीन कर देगा, है ना। तो 58 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लोरीन जो आके केबीआर बेसिकली ऐसा हो जाएगा, केबीआर प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस Br2, ब्रोमीन निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे नीचे जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे सही होगा। 59 देखो, which of the following elements is extracted commercially by the electrolysis of an aqueous solution of its compound। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमारा उसका है मेटलर्जी वाले चैप्टर का, लेकिन वो डिलीट हो गया है। किससे, इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन निकाला जाता है ना, क्लोरीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं, ठीक है। तो 59 का ए ऑप्शन सही होगा। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जब आप मतलब अभी तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन आप पढ़ते थे तो कास्टिक सोडा आपने पढ़ा था, है ना। कास्टिक सोडा जो NaCl सॉल्यूशन होता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है और Cl2 गैस निकलती है उसपे, ठीक है। 60 पे आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। ये भी हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, मतलब है इस चैप्टर का, है ना। पी ब्लॉक बात ही हम पढ़ ही रहे हैं, पी ब्लॉक, लेकिन ये सब क्वेश्चन उसमें आते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले में, है ना। तो 60 का अपना ये हो जाएगा। 61 सुगर केन और रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड, शुगर केन समझते हो, हमारा सुक्रोज की बात हो रही है, C12H22O11, है ना। सुक्रोज जो है वो नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड एक तरह का यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का के तरह काम करता है ना। तो HNO3 जो है ये बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये कार्बन जो टूटेंगे ये COOH बनाएंगे बेसिकली, है ना। कार्बन मतलब एसिड बनाएंगे, किसी ना किसी तरह का एसिड, जो कि किसी ना किसी तरह ये दोनों आपस में जुड़ा रहेगा। ऑक्सीडाइज होने पे ये बनेगा COH, है ना। मतलब दो COH है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सैलिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन 61 का हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा शुगर केन के मतलब ऑक्सीडेशन से, नाइट्रिक एसिड जब होता है। 62 देखो, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ना। एटम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ तो सही है। एक सेकंड सॉरी, गला बैठ गया एक्चुअली। नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम हैज, एटम के पास तो नहीं रहता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास तो रहता है ना। लो एटॉमिक रेडियस, बात सही है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई स्टेबल थोड़ी हो जाता है। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। डिसोसिएशन एनर्जी, ये ऑप्शन सही होगा, डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से उसको रिएक्ट कराना, ये 3 बॉन्ड तोड़ने बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से उसको रिएक्ट कराना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। 63 देखो, S3PO2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एसिड ऑफ फास्फोरस, इट्स नेम एंड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी यहीं पे हम देख लेते हैं। मैंने बताया था कभी भी ऑक्सी एसिड आपको बनाना है तो ऐसे OH, है ना, एक ऑक्सीजन लगा देना है हमेशा डबल बॉन्ड से, फिर बाकी OH और H लगा देना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी, हमें पता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, है ना, और फॉर्मूला भी आपके सामने दिख रहा है। बेसिसिटी कह रहे थे ना, बेसिसिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वही निकल पाता है, ठीक है। तो बेसिसिटी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड 1, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा पोलर कौन बॉन्ड होगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी पोलरिटी होगी। NN बॉन्ड पोलर हो ही नहीं सकता है ना, जीरो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब NCl है, NF है और OF है। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, 4 के आसपास हम मानते हैं, ठीक है। और बाकी नाइट्रोजन की, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है ना, ऑक्सीजन की हम 3.5 के आसपास मानते हैं, और नाइट्रोजन की 3, ठीक है। ये रिलेटिव होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर क्लोरीन की भी देख रहे हैं तो क्लोरीन की और भी कम होती है, क्लोरीन की मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो नहीं, लेकिन क्लोरीन जो होता है लगभग उसके बराबर होता है नाइट्रोजन से, आप थोड़ा सा कम मान लो, जैसे क्लोरीन की आप मान लो
2.8 मान लो, है ना, थोड़ा कम रहता है नाइट्रोजन से। तो डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो एन एन तो हमारा चला गया। ओ एफ के बीच में कितना डिफरेंस है? ओ एफ के बीच में 0.5 का डिफरेंस है ना, 0.5 का डिफरेंस है। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, नाइट्रोजन फ्लोरीन के बीच में 1 का डिफरेंस है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में 1 से भी ज्यादा का डिफरेंस है ना, 1.2 के आसपास का डिफरेंस है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा 64 में सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। नहीं, नाइट्रोजन क्लोरीन में 0.2 का डिफरेंस है ना। नाइट्रोजन देखो 3 है, क्लोरीन 2.8, हाँ गलत माइनस कर दिया था, 0.2 का डिफरेंस है, तो बी सी ऑप्शन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सही होगा, है ना, 1 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप एक 3 का याद रखा करिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का याद किया करिए, कभी कभी काम आ जाता है ना। फ्लोरीन का 4 हम मान के चलते हैं, और उसी के रिलेटिव में आप निकालते हैं बाकी चीजों का, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3। 65 देखो, एलिमेंट्स ऑफ विच फैमिली ग्रुप्स विल फॉर्म एनायन। तो एनायन मैंने बताया कौन, जो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल कौन है सबसे अच्छा नॉन मेटल इन चारों में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अल्कली, ये तो मेटल ही होता है। सबसे अच्छा हाइड्रोजन होते हैं, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आसानी से एनायन बना देंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सोन बाई, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके द्वारा होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड, एच एफ, है ना, एच एफ। स्मॉल साइज होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से। 67 देखो, तो व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइन, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। क्लोरीन जब ड्राई स्लेक्ट लाइन को पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसे? CaOCl2, है ना। क्या कहते थे इसे हम? अरे यार क्या कहते थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, है ना। इसका नाम बताना, इसका कॉमन नेम क्या था, है ना। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके आ रहे हैं अभी कुछ दिन पहले। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम सी वाटर, द मदर लिक्विड कंटेनिंग ब्रोमाइड्स इज ट्रीटेड विथ, छोड़ देना, है ना, 1992 का क्वेश्चन है। मदर लिक्विड तो पढ़ा भी नहीं है मैंने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पीछे ना पड़ना है इन सब चीजों के, है ना। बहुत ज्यादा जब क्या कहते हैं, पुरानी चीजें आ जाती हैं तो अब वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है, कभी। विच वुड क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा? तो लाइम वाटर है। लाइम वाटर तो खुद ही लाइम वाटर है ना। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलॉल। तो देखो पायरोगैलॉल ही होता है जो कि अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है ना। तो यही करेगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसको रट देना डायरेक्ट। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलॉल यहाँ पे आंसर होगा, वाटर को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। ओलियम, ओलियम तो आपको पता है फॉर्मूला इसका, अगर आपको पता बताइए, H2SO7, ठीक है। ओलियम पढ़ाया जाता है आपको। ओलियम इज कैस्टर ऑयल, ऑयल ऑफ वर्चॉल, फ्यूमिंग H2SO4, ये, है ना, जो फ्यूमिंग H2SO4 होता है इसी से ओलियम बेसिकली बनता है। वाटर आपको हटाना पड़ता है, दोनों को कंबाइन कर दो, दो H2SO4 कंबाइन कर दो, है ना, H2SO4 और H2SO4, इनको कंबाइन कर दो और वाटर रिमूव कर दो, -H2O। तो H हट जाएगा, एक H, 3 H बचेंगे, है ना। या नहीं, 2 H हट जाएगा, 2 H हट जाएगा, 2 H बचेंगे, तो H2, और S2 हो जाएगा, वो 8 की जगह पे 7 बचेगा, O7, क्योंकि एक ऑक्सीजन है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमने हटाया, H2S2O7 बन गया, ठीक है। तो फ्यूमिंग H2SO4 इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ NH4+, है ना। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया जो होती है उसमें अमोनियम आयन होते हैं, OH आयन भी मिल सकते हैं, है ना। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा, आधा मैंने पढ़ा आधा नहीं पढ़ा। अमोनियम आयन और OH आयन, एक्चुअली वाटर का H+OH में टूट जाता है, ऐसे हमने अमोनिया ले लिया, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया और NH4+ बना दिया, है ना। और बचा क्या, H+, वाटर ने H+ और OH माइनस में टूटा था तो OH माइनस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो NH4+ OH माइनस। P2O5 इज हीटेड विथ वाटर टू गिव, तो P2O5 वाटर से रिएक्शन H3PO4 देता है, ठीक है। क्या कहते हैं H3PO4 को हम? हाइपो नहीं, फॉस्फोरिक एसिड, ये तो कहते हैं। नहीं नहीं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, डी ऑप्शन, ठीक है। तो कितना, 72 का डी हो जाएगा। H3PO3 होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ H3PO4 मिला है, ध्यान देना, H3PO4 मिलता है, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो वही H3PO4, मतलब हाँ H3PO4। तो क्या होगा अगर आप बना लो, फॉस्फोरस पहले लिखो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, कितने और बचे? 4 थे ना टोटल, ये H3PO4 होता है। तो 4 थे, 3 हाइड्रोजन बने, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन, तो तीनों OH लग जाएगा, 3 आ जाएगी बेसिसिटी, ठीक है। 3 भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
तो ये पूरा का पूरा था पी ब्लॉक, है ना। और क्वेश्चन मैंने इस वजह से करा दिया क्योंकि इससे आपका कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीजें बहुत ज्यादा आप देखिए क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से, है ना। थोड़ा सा एक बार ये देख लो कि कौन सी चीजें काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस से, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिटी के ऑर्डर जो होते थे, है ना। एसिडिक ऑर्डर या बेसिक ऑर्डर जो स्ट्रेंथ होती थी, या आप इस तरीके से डायरेक्ट कर लो, क्या कहते थे, जो सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा बेसिक, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड, है ना, ट्रेंड कहते हैं ना। ट्रेंड्स ऑफ, ट्रेंड्स ऑफ हाइड्राइड्स हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, है ना, एक्सेट्रा। इनसे सबसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर से कई क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नंबर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कई क्वेश्चन आए हैं, है ना। और इसके अलावा रिएक्शन से कई क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।